आ जाओ। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ के आया, कष्ट करके आया। गुड मॉर्निंग। सब ठीक है तो लाइफ इज गुड। आ जाओ। चलो आज एक नया सब्जेक्ट अपने चालू करने वाले। कौन सा मालूम है? ये बस आ गया, सी इंटर का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सी इंटर। हाँ 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 हाँ। चलो, तो ये वाला सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स ओनली। और ये 50 मार्क्स हम लोग, मेरा टारगेट है 18 क्लासेस में पूरा रैप कर देना। वर्स्ट केस 20 क्लासेस। क्वालिटी हम कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं, तो 18 का अगर 20 भी हो गया तो आई डोंट थिंक तुमको प्रॉब्लम है, और ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, 20 को क्रॉस अपने नहीं करेंगे। विथ रिविजन पूरा 5 चैप्टर मार्किंग के साथ साथ पूरा तुम्हारा रेडी हो जाएगा। ठीक है। और तुमको टू स्टार्ट विथ कुछ नोटबुक नहीं चाहिए अभी। नोटबुक तब लगेगा जब हम लोग क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, उसका अलग 5 क्लास होगा। यानी वो दैट इज फॉर प्रैक्टिस। वो तुमको अभी नहीं करना, एग्जाम से 1 महीना पहले करना है। वो तुमको एलोकेट कर दिया जाएगा। वो एग्जाम से 1 महीना पहले जब रिवीजन करेगा ना, उस समय मैराथन से जब रिवीजन करेंगे, उस समय तुमको एक एक चैप्टर का प्रैक्टिस कर लेना है। बट वो सब हम तुमको बताता हुआ चलेगा। फिलहाल के लिए ये एक बुक मिला है, ये इकलौता बुक है। मतलब इसका हो सकता है कुछ लोग को ब्लैक कवर मिला होगा, बात एक ही है, वो अंदर का मैटर सेम है। तो ऐसा मत समझना 2 अलग अलग बुक है। हो सकता है किसी का एक देखा नहीं, मैंने बुक बुक हाँ बुक। तो हो सकता है कुछ लोगों का बुक ऐसा होगा ब्लैक कवर वाला, और कुछ लोगों का ऐसा होगा, दोनों सेम ही बैच का बुक्स है। तुम टेंशन मत लो, बस वो बीच में प्रिंट खत्म हो गया था, तो नया लॉट में वो कवर चेंज हो गया, कि उसके बाद पहले वाला कवर बचा नहीं था। तो वट एवर दिस इज, ठीक है। हाँ, तो दोनों अपना सेम बैच का बुक्स है, तुमको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी कि तुम गलत बैच में आ गए, गलत सेट ऑफ बुक्स मिल गया। डू नॉट पैनिक, दोनों सेम है, चलेगा। रहा बात ये थ्योरी सब्जेक्ट, कोई डाउट है तो हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कुछ नहीं होने वाला है, कोई नंबर्स का काम नहीं है इधर, कोई क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं है, कुछ कैलकुलेटर नहीं चाहिए। हाँ, तो ये फुल थ्योरी सब्जेक्ट है। बोला आपका थ्योरी सब्जेक्ट का जो स्माइल है ये अच्छा नहीं लग रहा है। थ्योरी सब्जेक्ट से किसको डर लगता है पहले तो ये बताओ। डर तो क्या ही लगेगा, मतलब पसंद नहीं है। किसी का है जो जिसका फेवरेट है थ्योरी सब? फेवरेट है। अब बाकी लोग बोला जो आप बोलेंगे मान लेंगे। कुछ तो ओपिनियन होगा ना जिंदगी में, पढ़ना तो पड़ेगा, वो तो मालूम है। तो पसंद है नहीं है, बोला इसीलिए कुछ बोलते ही नहीं। देखो पसंद है नहीं और नहीं है बोल के क्या ही हो जाएगा। तो पढ़ना है पढ़ लेंगे बस, ओके। चलो वेरी गुड, ये भी ठीक है। लेकिन हम तुमको बता देता है, चलो एक रियलिटी चेक। चालू भी नहीं हुआ अभी तक। देखो पहले हम थोड़ा, ठीक है, रियलिटी चेक से पहले तुमको पेपर पैटर्न बता देता है। एफएमएसएम का तुम्हारा पेपर 100 मार्क्स, ये मालूम है? हाँ, इसमें एफएम 50 नंबर तुम्हारा खत्म हो चुका, ऑलमोस्ट कंप्लीशन होगा, या कुछ लोगों का चालू नहीं होगा, नहीं हुआ होगा अगर कोई तुम पहले एसएम कर रहे हो। वॉट एवर दिस इज, एफएम और एसएम के बीच में लिंक नहीं है, तो आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एफएम वाला पार्ट रंजन से तुम्हारा पूरा देख लेंगे। एसएम वाला जो 50 नंबर है, इसमें तुमको पेपर पैटर्न पता है क्या? पहला एमसीक्यूज है, कितना मार्क? 15 मार्क्स। इसमें एक लंबा चौड़ा केस स्टडी होगा जो 10 मार्क का होगा, करेक्ट। 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। वो पूरा एकदम पैराग्राफ जैसा केस स्टडी, बस उसको हम बोलते हैं फर्जी पैराग्राफ होता है, क्योंकि वो एक एक पैरा का एक एक क्वेश्चन होता है, ठीक। और फिर 5 मार्क का अलग कुछ कुछ एमसीक्यू होगा, वो इंडिपेंडेंट एमसीक्यू, ठीक है। लेकिन इसको लेके स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी, क्योंकि प्रैक्टिस तो अपने कर लेंगे एंड में, लेकिन ये तुम्हारा बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाएगा अगर तुम 5 चैप्टर्स मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ये जो 18 to 20 क्लासेस में हम लोग झकता नहीं मारेंगे ना, तो ये 15 नंबर वैसे ही क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस अपने करेंगे बट वो सिर्फ फॉर्मेलिटी बचेगा। अगर तुम पूरा एग्जाम्पल जो सब कुछ क्लियर है, आराम से 50 मार्क्स केक वॉक होगा। फिर जो अपना रिटन या डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है 35 मार्क्स, यहां पे रियल चैलेंज आ जाता है। स्पेशली अभी वो लास्ट टर्म में पेपर पैटर्न चेंज, आइडिया है तुमको? नहीं, हम बता देता है। तो पहले था इसमें 1 कंपल्सरी क्वेश्चन और बाकी सब वो ऑप्शन में डाल देते थे। अभी क्या कर दिया, 3 कंपल्सरी क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच। 15 मार्क ये कंपल्सरी है तुम्हारा, नो ऑप्शन। और ये 15 मार्क एकदम भयानक केस स्टडी बोलेगा, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, अलग अलग केस स्टडी अलग अलग चैप्टर से वो उठा के दे देंगे, ठीक है। ये 15 मार्क यहाँ हो गया।
और रिमेनिंग जो 20 मार्क्स है, बोले जो आप करना चाह रहे हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम तुमको बस सच बता रहे हैं, पेपर भी हम तुमको दिखा देगा एकदम वैसा ही है। पहला 15 मार्क्स में तुम अटकेगा, हर कोई अटकता है, ठीक है, लेकिन उसी के लिए तुम क्लास लिया है, तुम मेरे को पैसा दिया है, मन में तो यही बोल रहा होगा ना, है ना, तुम डायरेक्टली बोल दे, तो इसीलिए वो हम तुम्हारा 15 मार्क्स इंश्योर करवा देगा। रिमेनिंग जो यहाँ 20 मार्क्स है ये ब्लॉक्स में आएगा, 2 ब्लॉक्स ऑफ 10 मार्क्स, यानी 5-5 का 2 पार्ट रहेगा, और 2 कितने में से 2 करना है, 3 से 2, तो एक ऑप्शन रहेगा, बोलो कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं, मन में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि हर चैप्टर से 5 चैप्टर है सिलेबस में, 5 चैप्टर्स, हर चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आना ही आना है, कोई भी चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा नहीं, हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, और कोई भी ब्लॉक, वो ब्लॉक वाइज चैप्टर नहीं सेट कर, तो अगर सपोज करो एक ब्लॉक में चैप्टर 2 है तो चैप्टर 5 है, अगले ब्लॉक में चैप्टर 5 है तो चैप्टर 1 है, इस तरह से वो मिक्स मैच कर करके ब्लॉक सेट करेंगे। तो तुम एक चैप्टर छोड़ो, और तुम कौन सा छोड़ेगा, चैप्टर 5 मेरे को भी पता है, पहले बता देता है, चैप्टर 5 जैसे ही तुम छोड़ा तुम्हारा एक ब्लॉक फंस जाएगा, इसीलिए कुछ चैप्टर छोड़ के फायदा नहीं है, कैसे इसको टैकल करना वो सब तुमको बताता हुआ चलेगा। पेपर पैटर्न क्लियर है क्या, कहीं कोई दिक्कत? अब रहा बात ये जो 15 मार्क का एमसीक्यूज है, सॉरी केस स्टडी क्वेश्चंस है, इसको कैसे टैकल किया जाए। तो तुम्हारे इस बुक में तुम अगर पेजेस फ्लिप करेगा तुमको हर चैप्टर के एंड पे ना बहुत सारा क्वेश्चन दिखेगा, ये देखो पेज, या जो एक बार 13 पे देखो, काफी सारा तुमको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करके दिखेगा, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर बहुत सारा आएगा, ठीक है, कुछ 5 क्वेश्चन होगा चैप्टर 1 में, ऐसे करके आगे चलेगा। ये था पिछले टर्म से पहले तक जो हम फॉलो करता था, अब पिछले टर्म में पेपर पैटर्न चेंज कर दिया, तो फिर हम क्या किया, हम एक नया पीडीएफ बनाया, ये पीडीएफ हम तुम लोगों के साथ शेयर कर देगा, डोंट वरी, ठीक है, इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस डाला, तुम देखो पूरा 31 पेजेस, बुक में तुम्हारा 5 क्वेश्चन था चैप्टर 1, यहाँ पे देखो 13 क्वेश्चन है, और ये 13 क्वेश्चन वहां हर टर्म का पास्ट पेपर, जितना भी पास्ट पेपर्स हुआ है अभी तक, जितना भी आरटीपी हुआ है, जितना भी एमटीपी हुआ है, सब कुछ इधर पे कवर्ड है। रिपीटेटिव क्वेश्चंस को हम कट कर दिया, तो रिमेनिंग जो ये 13 क्वेश्चंस है ये अगर कर लिया तुम, एंड तुम चैप्टर 1 का जितना भी आज तक इतिहास में जितना क्वेश्चंस है तुम कर चुके हो। अगर इसमें से आया तो बहुत बढ़िया, तुमको आता है, डन है, अगर इससे नहीं आया तो पूरे इंडिया को नहीं आता, क्योंकि ये तुम्हारा मास्टर रिसोर्स हो गया ना। अब इस तुम क्या ही करोगे, आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर, इसके अलावा और कुछ है क्या, नहीं ना। आईसीए मॉड्यूल तो ऑफ कोर्स वो भी कवर्ड ही है, यही 4 तो रिसोर्स हो सकता है, तो वो चारों तुम्हारे इसमें सब कवर्ड है, ठीक है, खाली जो एक नहीं होगा वो जो अभी अभी एग्जाम हुआ जनवरी में, वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो वो भी तुम्हारा कवर हो जाएगा, या तुम बोलेगा तो हम इसी में वो भी अपडेट करवा देगा, ये पीडीएफ है इसमें अपडेट करा देगा, बात हो गया खत्म, डन है, फुल क्लैरिटी। इसीलिए तुमको कहीं भटकना नहीं है कि कहाँ कौन सा क्या क्या रिसोर्स अपने को रेफर करना है, सिर्फ एक ये बुक जो अपना क्लास का बुक होने वाला है, और ये अपना क्वेश्चन मटेरियल, रिटन प्रैक्टिस सब कुछ, एमसीक्यू सब अपने करेंगे, तो तुम्हारे जो 50 मार्क्स का है ना, ये अल्टीमेट कॉन्फिडेंस होगा। और क्यों ये जरूरी है, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट वो लोग प्रैक्टिकल में कर सकते, थ्योरी में डिफिकल्ट बोल के कुछ नहीं होता, अगर तुम पढ़ा है कोई भी पेपर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, केस स्टडी में वो थोड़ा घुमा, ऑडिट की तुम पढ़ नहीं पाते इसलिए वो डिफिकल्ट लग जाता है, ऑडिट का चक्कर ये है कि वो चमकता ही नहीं है, एसएम में वैसा कुछ नहीं है, एसएम में अगर तुम पढ़ा है तो तुमको कंटेंट आता होगा, क्या बात यही है, अगर नहीं पढ़ा तुम बोलेगा ये तो इजी, बिजनेस स्टडीज पढ़ी थे 11-12 में, मन से लिख लेंगे, मार्क्स भी मन से ही मिलेगा, और सीए इंस्टीट्यूट का रिजल्ट तुमको भी पता है, मेरे को बताने का दरकार नहीं, फर्स्ट क्लास मूड खराब नहीं करना चाहते, चलेगा। तो इसीलिए अपने को मतलब ऐसा नहीं इसको हल्के में ले लेने का, सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, सिंपल सा चीज है, तुम डेली लाइफ में देखता है, एज ए स्टूडेंट भी तुम करता है, 14 फेब आ रहा है, तुम अभी भी ये इंप्लीमेंट करने वाले हो, तो तुम अलग अलग तरीके से इसको इंप्लीमेंट करता है, और बिजनेस वर्ल्ड में तो इंप्लीमेंट होता ही है। हम बहुत सारा केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, कितना सारा तो मूवीज भी है इसके इर्द गिर्द, देखिए मजा आएगा अलग। अभी रिसेंट में आया था सरफिरा, मूवी देखा है आप, तुम क्या देख के मूवी देखने जाते हो,
एक्ट्रेस ना, सच नहीं बोलने का। हाँ तो मैं एक्ट्रेस कौन है याद नहीं है, मैं वो मूवी में एक्ट्रेस के लिए नहीं गया। जो भी नहीं देखा तो देख लेना। डेक्कन एयर का नाम सुना है? डेक्कन एयर, डेक्कन एविएशन। हाँ ना? अरे हाँ या ना? हाँ, मूवी में सुना था। नहीं, मूवी के अलावा नाम सुना है? इंडिगो का नाम सुना है? बैठा है इंडिगो में? हाँ, तो इंडिगो लो कॉस्ट एविएशन है। इंडिगो जिस मॉडल पे बना है वो मॉडल इंट्रोड्यूस करने वाला था इंडिया में डेक्कन एयर। वो 1 रुपये में फ्लाइट टिकट्स को लाया था। फिर वो चला नहीं, वो बात अलग है, बट वो लाया था और बहुत सक्सेसफुल हुआ था फॉर फर्स्ट 3-4 ईयर्स। उसके बाद किंगफिशर उसको अक्वायर कर लिया। ये सरफेरा मूवी इज वो डेक्कन एयर के फाउंडर के ऊपर में, कि वो डेक्कन एयर कैसे फाउंड किया इंडिया में होते हुए। जबकि डेक्कन एयर को, जब डेक्कन एयर था उस समय चलता था जेट एयरवेज, और जेट एयरवेज था लग्जरी पूरा, मतलब फ्लाइंग इज फॉर द रिच, वो मॉडल पे चलाने वाला। किंगफिशर, जेट एयरवेज, तुम फ्लाइट में चले जाओ तुमको 7 कोर्स मील दे देंगे, मतलब वो मॉडल पे चलने वाला। तो उसको एकदम काउंटर किया डेक्कन एयर। तो तुम सोचो राइवल जब इतना बड़ा, तो क्या वो चालू करने देगा? नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किया। तो ये सारा चीज तुमको उस मूवी पर ऐसे ही देखना जब तुमको टाइम मिले, मत बोलना एग्जाम तक टाइम नहीं है। तो मजा आएगा वो मूवी और तुमको रिलेट होगा कि बिजनेस कैसे होता है। हाँ, ओरिजिनल मूवी उड़ान क्लास में देखना, हम चला देगा। हाँ, इसका एक साउथ इंडियन वो भी है, क्या बोलते हैं, उड़ान, वो भी देख सकता है, बात बराबर है, सेम टू सेम। ठीक है, तो सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, बस तुमको मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलना है। और कुछ ये बुक भी ना, जो बुक है ये तुम्हारे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाया है। अब देखो ऐसा है चीज, तुम पढ़ लोगे, तुम समझ लोगे, एग्जाम्पल बहुत सारा अपने नोट कर लेंगे, नोट्स भी बन जाए, सब हो जाएगा। लेकिन अगर तुम एग्जाम में अपना ओन वर्ड्स लिख दिया तो मार्क्स भी अपना ओन ही देगा। तुमको बुक का कीवर्ड्स लिखना पड़ेगा। अब तुम बोलो ऐसे गलत है, तो हाँ गलत है। अब क्वेश्चन ये है कि तुम मोर्चा निकालो, एक तरीका वो है, हमको इंटरेस्ट नहीं है, सब बात यही है। तुमको मोर्चा निकालना है, यू आर मोस्ट वेलकम, बट इससे इंस्टीट्यूट बदलने वाला नहीं है। बहुत प्रोटेस्ट हो चुका, बहुत सब कुछ हो चुका, वो वैसा का वैसा ही है, तुमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अपने को बुक का कीवर्ड्स लर्न करके लिखना पड़ेगा। अब इसमें कर क्या सकते हैं, ये बुक तुम्हारे लिए वैसा डिजाइंड है। देखो जो कुछ, अगर तुम ऐसे मटेरियल खोलेगा नींद लाने के लिए, खोल सकता है, उसमें कुछ हेड पॉइंट्स होगा और अंदर का एक पैराग्राफ लिखा होगा। जो हेड पॉइंट्स है ना, उसको मैं इसे कॉलम में बना दिया। ये लेफ्ट कॉलम जो तुमको दिख रहा है, ये सारा हेड पॉइंट्स है। इसका मतलब अगर सपोज करो ऐसा कोई क्वेश्चन है, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बताओ, तो तुमको 80% मार्क्स कहां दिखेगा? ये लेफ्ट वाला हेड पॉइंट्स में। अगर हेड पॉइंट तुम गलत लिख दिया तो फिर वो अंदर कुछ नहीं पढ़ने वाला, वो एकदम स्ट्रेट है कि तुमको नहीं आता, वहीं पे क्रॉस और जीरो। तो हेड पॉइंट्स तुमको मेरे साथ साथ लर्न करते हुए जाना है, और लर्न कराने वाला मेरा जिम्मेदारी है, लर्न करने वाला तुम्हारे। इसके लिए हम तुमको न्यूमोनिक स्टोरीज बहुत कुछ बना बना के दे देगा, विच विल हेल्प यू रिमेंबर। बट अगेन अपने को साथ साथ रिवाइज करना पड़ेगा, करेक्ट। और उसके बाद जो अंदर का कहानी है वो तुमको, वो अपने स्मार्टली पढ़ेंगे। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि तुम एक एक वर्ड बाय वर्ड रटो, रटना है तो हैप्पी लर्निंग, बट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि तुम अंदर का चीज एक रटते हुए आगे जा सकता है। 600 मार्क पढ़ना है, एज ए टीचर मेरे लिए बहुत ईजी है बोलना कि सब कुछ रट लो, तो क्लास में बोल दिया, मेरे को तो 18 क्लासेस ही पढ़ाना है। लेकिन घर पे तुम अकेले पढ़ने वाले हो लास्ट के 2 महीने, पॉसिबल नहीं है अंदर का कंटेंट को रटना, ट्राई भी मत। स्मार्ट स्टडी समझ, वो अप्लाई करेंगे, हेड पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करेंगे, एकदम जैसे तुम शीशे के सामने रट्टा मारते हो ना, वैसा वाला उसको लर्न करना है। अंदर में कुछ कुछ कीवर्ड्स हम तुमको मार्क करा देंगे। देखो ऑलरेडी कुछ कुछ बोल्ड और कलर किया हुआ है, जो भी अपने हाईलाइट करते हुए चलेंगे, तुमको सिर्फ वो लाउडली रीड करते हुए आगे चलना है। जो याद हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अंदर का कहानी तुम बना सकते, बट मेन फोकस किस पे होना चाहिए? हेड पॉइंट। अगर हेड पॉइंट अलग है, गलत सलत लिख दिया तो फिर गए, मार्क्स पार्क्स नहीं मिलते। चलेगा? पक्का? परफेक्ट। अभी तुम बस एक छोटा सा चीज लास्ट का, फिर हम चालू कर देगा। बस मेरे को इतना बताओ कि किसको किसको थ्योरी से नफरत है।
नफरत माने पढ़ो तो नहीं पढ़ा जाता है वैसा। हाँ, बाकी लोग जो हाथ उठाए नहीं वो लोग यार है, नफरत भी नहीं है, ये दोगलापन भाई साहब। तुम लोग कभी पॉलिटिक्स एज अ करियर ऑप्शन देखे? अच्छा अच्छा कर सकते हैं। तो भाई तुमको पता है क्या तुम्हारे, हाँ हाँ, कंपटीशन देगा बंगाल में है, अभी तक जिंदा है। हाँ बात तो ये भी सही। सुनो, तुमको वैसे पता है क्या तुम्हारी थ्योरी कितना प्रैक्टिकल? अभी ऐसा डिवाइड किया है क्या है? कितना प्रैक्टिकल कितना थ्योरी? बोलो बोलो बोलो, प्रैक्टिकल अकाउंट्स कितना प्रैक्टिकल? पूरा 100 नंबर है, 50 नंबर प्रैक्टिकल, 50 नंबर थ्योरी, तो 80 प्रैक्टिकल 20 थ्योरी, 70 50। अच्छा चलो ठीक है, ओके, तुम यही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 50 50 है, बट तुम यही समझ लो। आगे कॉस्ट 100 प्रैक्टिकल, FM 50, तो इसका SM थ्योरी, ऑडिट फुल थ्योरी, लॉ फुल थ्योरी, टैक्स में DT और IDT। DT भी नाम का थ्योरी होता है, लर्निंग तो है उधर भी, नाम का प्रैक्टिकल होता है, बट लर्निंग उसमें भी जोड़ लो। ठीक है, तो कुछ भी कर लो, तुमको थ्योरी तो पढ़ना ही पड़ेगा। सही है, अब करना क्या था, तुमको बताना नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, डराने डराने के लिए हम इधर नहीं बैठे हैं, और ना ही डराने के लिए तुम मेरे को पैसा दिए। क्या बात ये है, तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, स्कूल का एग्जाम होता तो अपने किसी तरह से मैनेज कर लेते, क्योंकि वो एब्सोल्यूट टर्म्स में, एब्सोल्यूट समझता है, तुमको अपने आप से कम्पीट करना है, तुम पास हुए बस खत्म, किसी और का नुकसान या किसी और का फायदा नहीं है। बट दैट इज नॉट द केस विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे चलता है तुमको पता है? बोले पता है लेकिन जानना नहीं है, बोलो ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिजल्ट फिक्स्ड है, जैसे 11-12% जो है वो वही रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं होने वाला, ऊपर तो नहीं होने वाला, ऐसा रेक्टिफाई करने का नीचे हो सकता है, वो सी इंस्टीट्यूट के ऊपर है, तो वहां रिजल्ट फिक्स्ड है। अब उसके ऊपर माने 12% बच्चा ही निकलने वाला है एग्जाम्पल, तो अगर 100 बच्चे बैठ रहे 12 ही निकलेंगे, तो क्या बाकी 88 अनडिजर्विंग है? बोलो ना, कभी देखा है किसी को सी इंटर के एग्जाम में मुंह उठा के चला आया? हाँ ना, तो आया उसमें भी टैलेंट अलग है, हो सकता है 10-12 ही होगा आउट ऑफ 100, तुम चलो 20 ले लो, वैसे लोग होंगे तो चलो ऐसे ही ट्रायल के लिए आ गया एग्जाम देने, अल्टीमेटली उसको नेक्स्ट टर्म देना, ये वो भी जानता है, ऐसा 20 लोग होगा। तुम्हारा नहीं, हम जनरल बात कर रहे हैं, ऐसा 20 लोग, बाकी 80 डिजर्विंग लोग हैं, सब मेहनत तो पूरा किया ना, लेकिन उसमें से निकलेगा कितना? 12 लोग ही निकलेंगे। तो ऐसा नहीं कि बाकी 68 लोग पढ़ा नहीं है, या बाकी 68 लोग डिजर्विंग नहीं है, पढ़ा हर कोई है, सब कोई पढ़ता है, बस वो बाकी कुछ तो भी लेक्यूना रह गया होगा, जो जो बाकी 12 लोग जो क्लियर किए, वो शायद वो लेक्यूना को प्लग कर गए थे, सिंपल। और ये हम किसी और का सुना हुआ बात नहीं बोल रहे, ये मेरा एक्सपेरिमेंटेड बात है। जब हम सी इंटर का एग्जाम दिया था, तो मेरा फुल फोकस ये होता था भाई थ्योरी पढ़ना में, क्योंकि पूरा दुनिया तो प्रैक्टिकल पढ़ ही रहा है। कभी किसी को देखा अकाउंट्स में फेल होते हुए, कॉस्ट में फेल होते हुए? सुना है? तुम खुद रिलेट करेगा, है सब कुछ सामने ही, बट होता है ना, कभी रियलाइज नहीं करते। कभी किसी से अकाउंट्स में फेल हो गया या कॉस्ट में फेल हो गया, सुना है कभी? अगर कोई हुआ होगा ना, तो उसको पहले से पता था कि मेरा नहीं होने वाला इस बार। अकाउंट्स और कॉस्ट में अगर कोई हाँ, पेपर एकदम से डिफिकल्ट है वो अलग बात है, वो अलग बात हो गया, नॉर्मली कोई ऐसा नहीं हो। करेक्ट, फेल होते हुए तुम किस में सुन? ऑडिट तो एकदम मास्टर में चलता है,
नेक्स्ट आ गया टैक्स, उसके बाद लॉ, और चलो एफएमएसएम तुमको पता नहीं चलेगा। जब ये ओल्ड सिलेबस होता था, ईआईएसएसएम जब था अपना पूरा 100 मार्क्स ऐसे थ्योरी, तो ऑडिट और ईआईएसएसएम दोनों टक्कर में चलते थे, इस बार कौन किस में लटका, ऐसा वाला। तो इसीलिए, और ऐसा नहीं है कि कुछ डिफिकल्ट चीज है ये वो है, बट ऑब्वियसली बात है थ्योरी पढ़ते ही दर्शिल सफारी वाला फीलिंग, वो लेटर टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, वो सिंपल वैसा ही है। बट रियलिटी चेक यही है कि बाबा थ्योरी तुम्हें, तुम चाहो या ना चाहो, तो इट इज, मतलब ये वो चीज ले लो मेरे से तुम कि तुमको पढ़ना पड़ेगा। अभी मन करे नहीं करे, जो करे अलग बात है। इसके लिए मैं तुमको एक टिप दे देता है, पे उठा ना जैसे ही, जब तक तुम अपना जोन में आएगा ना, थ्योरी पढ़ना चालू कर, उठते ही थ्योरी पढ़ना चालू कर दो। पहला 2 घंटा तुम कुछ भी, सुबह 2 घंटा तुम कुछ भी टॉलरेट कर लेगा, सुबह 2 घंटा 2.5 घंटा तुम कुछ भी टॉलरेट कर सकते। तो उस समय तुम घटिया से घटिया सब्जेक्ट को लो थ्योरी, उसको पढ़ना चालू करो, फिर दिन में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अपना शिफ्ट कर। ये हम तुमको स्ट्रैटेजी भी धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे अब, बट थ्योरी तुमको पढ़ना है, ये चीज का इंपॉर्टेंस ले आओ। और अगर ये भी तुमको कम लग रहा है, हम तुमको अपना रिजल्ट भी दिखा देता है, बोस्ट नहीं कर रहा है, फोटो भी मत दिखना जल्दी। ये पागल है, 10 साल पुराना फोटो हम कैसा लग रहा है, पागल है क्या? एक बार अपने बेइज्जती करा दे, एक बार, वो भी ऐसे प्यार से बोल रहा है, एक बार अपना बेइज्जती कराइए। आप अपने आप को नहीं देख पाएगा, बस यहाँ तक, ठीक है। तुम देखो, इसमें हम कुछ वो नहीं कर रहा, हम बस तुमको बोस्ट वोस्ट नहीं करना है, तुम्हारा रिजल्ट, मेरा रिजल्ट तुमको पता होता है, तो हम बस तुमको दिखा रहे हैं कि ये पॉसिबल कैसे था। मेरा आया था AI 10, ठीक है, यानी टॉप 50 लोग में, टॉप 50 लोग का रैंक आता है, उसमें मेरा था AI 10, यानी कुछ तो अलग किया होगा जो बाकी लोग नहीं किए, ऑब्वियसली ऐसे पहले नहीं पता था, जब बाद में आया तो हम तुमको बता पा रहे हैं, करेक्ट। अभी उसमें क्या अलग था ये वाला खाली तुम नोटिस करो इस रिजल्ट से। अकाउंट 76 अलग था क्या? उस समय 700 का पेपर होता था जब मेरा सीए इंटर था, इसको हम लोग आईपीसीसी बोलते थे अगर तुम जानता है, तो ये था नवंबर 2015, आईपीसीसी बोलता था। 700 का अपना पेपर था टोटल, 7 सब्जेक्ट वो था, तो 76 अकाउंट्स में कोई बड़ा बात है? डुएबल की आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है, बोलो क्यों? एक तो ये प्रैक्टिकल है, जाना पहचाना सब्जेक्ट है, दूसरा इसमें बहुत टाइम मिलता है पढ़ने का। फर्स्ट 5 डेज तुम हर एक क्वेश्चन करके सॉल्व करके आराम से एग्जाम हॉल में बैठेगा, तो 76 आ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं था, एवरेज। लॉ में 60 आ सकता है, 60 था, ऐसा कोई हाथी घोड़ा वाला बात नहीं है, हाँ बट ठीक है, क्लियर करने वाले पे 60 इज गुड एग्जाम्शन। कॉस्ट में 85, चलो ठीक है, ये थोड़ा सा अब एवरेज हो गया। 15-20 नंबर तुम यहां जोड़ लो, 15 से 20 नंबर इधर मेरा थोड़ा ज्यादा आया होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल जो लोग पास करते, आया ना? इसके लिए हम बहुत गाली खाया था, पढ़ता नहीं था कॉस्ट एफ, बहुत गाली खाया था, रंजन से बोलते थे कि तुम सारा पढ़ लो खाली मेरे ही सब्जेक्ट मत। इसका भी अलग स्टोरी तुमको बताएगा ड्यूरिंग द क्लास। टैक्स 68, 10-15 नंबर इधर भी ज्यादा हुआ होगा, 40 की से अब सारा एक्स्ट्रा ही है ना, हाँ चलो ठीक है, 20 नंबर इधर ज्यादा हुआ होगा, ओके चलेगा। अभी तुम ग्रुप 2 में आ जाओ, ये तो ग्रुप 1 था, ग्रुप 2 में आ जाओ। एडवांस अकाउंट्स होता था उस समय, अभी तुम्हारा मर्ज हो गया, वो 65, अगेन वो भी एवरेज अकाउंट्स में से 60, इनफैक्ट ये तो बिलो एवरेज ही है, अब रैंक के हिसाब से तो ये बिलो एवरेज ही है, जब अकाउंट में 76 है तो ठीक है, तो ये बिलो एवरेज, यानी यहाँ पे 10-15 नंबर माइनस ही हुआ। चलो हटा दो, ये भी हटा दो, ये दोनों पे तुम खाली फोकस कर। ये ऑडिट और ये जब तुमको बोला ना टीएसएसएम जो हम बोला, उस समय था आईटीएसएम। ऑडिट में आया मेरा 74, बहुत ज्यादा था, और आईटीएसएम में आया 73, उससे भी ज्यादा था। ये दोनों में अगर किसी का 40 भी आ जाए ना,
तो वो अलग पार्टी इन दोनों के लिए दे। ठीक है, तो तुम समझ लो इधर 30 नंबर ज्यादा, इधर 30 नंबर ज्यादा, 60 मार्क्स, और रैंक हर एक मार्क पे चेंज हो जाता है। अगर तुम यहां से 40 नंबर भी हटा दो, यह रैंक नीचे चला गया, गया नॉन रैंक होल्डर कैटेगरी में बन रहा है ना। तो तुम कुछ, और तुम किसी से अगर पास फेल वाला डिफरेंस भी पूछेगा, उसका मार्कशीट एक बार उठा के देख लेना, तो तुमको पता चलेगा ऑडिट 39, वो ऐसा ऐसा ही मार्क्स पे रेंगेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि तुमको कोई नॉर्मल सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स या कॉस्ट में दिखा कि 39 38, अगर उधर तुमको 39 38 दिख रहा है ना, तो फिर ऑडिट में तो तुमको 25 दिखेगा, मतलब तब फिर तुमको अक्रॉस ही मार्क्स कम दिखेगा। वो लैक ऑफ प्रिपरेशन था। बट कुछ होता है कि जब तुम्हारा कॉस्ट में 65 70, अकाउंट में भी 70, फिर ऑडिट में 38, तब बुरा लगेगा ना, फिर ये एक सब्जेक्ट एक टर्म ही हटा दिया। करेक्ट। तो इसीलिए सिर्फ इतना सा चीज है, अगर तुम 6 सब्जेक्ट को इक्विवेलेंट ट्रीट कर दिया ना, हम तुमको स्टैम्प पेपर में लिख के साइन करके लॉयर के साथ नोटराइज करके दे सकता है कि यार तुमको गारंटीड करना है, हम लिख के दे देगा। अगर तुम 6 सब्जेक्ट्स को बराबर दर्जा दे दिए, हम अभी भी तुमको बता रहे, तुम ऑडिट खोलेगा लास्ट का 15 दिन या लास्ट का 20 दिन, एसएम खोलेगा लास्ट का 15 दिन, कितने लोग होते हैं हम सही बता रहे, कितने लोग क्लास लेके भी क्लास नहीं करते। भाई ये नहीं करना, तुम मत लो क्लास, सेल्फ स्टडी कर लो चलेगा, बट ये मत करना कि तुम क्लास ले लिया बट क्लास कर नहीं रहा, क्यों, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। अगर तुम 6 सब्जेक्ट इक्वल इज्जत से पढ़ लिया, गारंटीड है तुम, गारंटीड, क्योंकि वो 12% लोग भी है ना, गाइडेंस ही नहीं होता कि भाई पढ़े कैसे, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा पढ़ना है। तुमको लगेगा अकाउंट्स अच्छा लग रहा है, पढ़ते हैं, तुम गाना चलेगा, मूवी देखेगा, पढ़ते चलेगा, भाई ये तो वो भी 100 ही नंबर, तुमको 100 में 150 तो नहीं मिल सकता ना, चल 100 आउट ऑफ 100 मिल गया, फिर भी क्या, जब ऑडिट में 38 मिल गया, मिल रहा है तुमको। और क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, थ्योरी से डर लगता है, मेरे को भी लगता था। डर भी क्यों लगता है, क्योंकि अपने पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, मेरे को भी वो लगता था। इसलिए ना एकदम एफर्ट डाल के जब पढ़ने बैठो, जब तुम ब्रेक लेके पढ़ने बैठ रहे ना, थ्योरी का बुक से चालू करो। 2 घंटा तुमको पहला 1-1.5 घंटा अपने आप मन चल जाएगा कि तुम जस्ट अभी चालू किया पढ़ना, उसके बाद जब जब थोड़ा सा टोन डाउन होने लगेगा, फिर स्विच कर जाना प्रैक्टिकल। बट अगर तुम चालू ही प्रैक्टिकल से किया, जिंदगी में कभी भी तुम थ्योरी पे शिफ्ट नहीं होने वाले, है ना। बस एक छोटा सा रूल इंप्लीमेंट कर लो अभी से ऑनवर्ड, जब तुम पढ़ने बैठ रहे, सपोज यहां से घर गया, आराम से 2 घंटा बाद पढ़ने बैठ रहे, तो थ्योरी से चालू करो, एनी थ्योरी सब्जेक्ट तुम उससे चालू करो, 2 घंटा पढ़ो, फिर प्रैक्टिकल पे शिफ्ट हो, फिर खाना खाने उठा, आधा घंटा 1 घंटा ब्रेक लिया, फिर वापस जब बैठ रहा तो फिर थ्योरी से चालू करो। शिफ्टिंग टू प्रैक्टिकल बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, तुमको थ्योरी जब जवाब दे रहे, माथा भारी हो रहा है, तुम शिफ्ट कर गए प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल जब तुम लिया, हम लिख के दे सकते हैं, तुम प्रैक्टिकल से थ्योरी शिफ्ट ही नहीं करेगा। ह्यूमन टेंडेंसी, तुम सोचो ना, है कोई ऐसा जो किया है प्रैक्टिकल से हम थ्योरी शिफ्ट कर गए, पॉसिबल ही नहीं, वो होएगा ही नहीं। शिफ्ट भी किया ना, तुम प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल पे ही जाएगा, अकाउंट से कॉस्ट, अकाउंट से डीटी, ऐसा शिफ्टिंग चलेगा। बट अल्टीमेटली वो मिला जुला के भी तो अपने देखे ना, 270 300 मान लो, तुम 300 ही था, बाकी 300 तो थ्योरी है, पढ़ना तो वो भी पड़ेगा, बन रहा है। बस इतना ही। देखो अगेन, हम ये तुमको एकदम एंड में बोल के कुछ नहीं कर पाएगा, ये पहले बोलने का मोटिव ये कुछ डराने वराने वाला बात नहीं है, बस ये बोल रहे कि अगर हम कर सकता था सिर्फ एक छोटा सा रूल फॉलो करके, कोई बहुत ब्रिलियंट माइंड नहीं, हम तुमको सच बता रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा रूल हम फॉलो करता था, जब बाकी दुनिया प्रैक्टिकल पढ़ रहा है, मेरे को थ्योरी पढ़ना, कुछ अलग करना है ना तुमको। 100 में जब 12 बच्चा क्लियर होने वाला है, तो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट विच अदर्स आर नॉट डूइंग। क्या बात यही है, कैट तुम ले लो, आईआईटी एग्जाम्स ले लो, जेई जो भी है, मेडिकल एग्जाम्स ले लो, जो भी ले लो, निकलेगा वही जो कुछ अलग कर रहा है, तो स्ट्रैटेजी कुछ अलग रहा होगा, नॉर्मल कॉमन स्ट्रैटेजी। अगर हम ये स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे बताएगा, बता तो देगा, बट मैक्सिमम लोग फॉलो नहीं करेंगे, बताने में कुछ नहीं, फॉलो करने में बात। तो सिर्फ इतना सा चीज फॉलो कर, और तुम रंजन सर से भी अगर डिस्कशन करेगा ना, शायद वो भी यही बोलते हो कि मेन गेम थ्योरी में होगा,
कि प्रैक्टिकल कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको कॉस्ट का सम सॉल्व करना पसंद नहीं है, अगर नहीं तो भाई सीए ही नहीं बना है उसके। तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो तुमको बोलेगा हमको कॉस्ट का सम सॉल्व करके मजा नहीं आ रहा या अकाउंट का सम सॉल्व करके मजा नहीं आ रहा। हाँ, तुमको तब थोड़ा सा डिस्कंफर्ट हो जब तुम्हारा बैलेंस शीट टैली नहीं किया, यही होता है। बट तुमको मार्क्स तो मिल गया ना, लास्ट का 2-4 नंबर कट जाएगा बैलेंस शीट टैली नहीं होने के लिए, तो मार्क्स उस समय सबको मिलेगा। प्रॉब्लम आ जाएगा थ्योरी सब्जेक्ट में, क्योंकि तुम उससे डरते हो। डरते क्या है, वो अपना इंटरेस्ट का चीज नहीं है। सेंस बना? तो यहाँ मेरा काम होगा ये सब्जेक्ट थोड़ा सा देखो। अब अल्टीमेट थ्योरी तुमको बासी भी आएगा, हम थोड़ा हंसी मजाक करने की कोशिश कर सकता है, एग्जाम्पल तुमको रिलेटेबल दे सकता है रियल लाइफ वाला कि क्या चल रहा है रियल लाइफ में, वो तुमको केस स्टडीज दे सकता है, उससे तुमको सब्जेक्ट रिलेटेबल लगेगा, लर्निंग भी मेरा जिम्मेदारी होगा। लेकिन यार तुमको घर पे बुक खोलना होगा, थोड़ा सा तो बुक खोलना पड़ेगा। ठीक है, मैराथन भी हम बना देगा, सब बना हुआ है ऑलरेडी, मैराथन भी है। हम तुमको हर चैप्टर का तुमको अब ये भी बता देते पूरे बैच में चलेगा क्या। 5 चैप्टर्स 1 to 5 अपने सीक्वेंस पे जाएंगे फटाफट एकदम। ठीक है, 1 to 5 अपने सीक्वेंस में चलेंगे और हर चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ तुम्हारा एक एक टेस्ट है। 5 चैप्टर तुम मेरे साथ पढ़ रहे, तुमको घर पे पढ़ाने के लिए ये टेस्ट क्रिएट किया था। हम मन में चाहते कि कम से कम टेस्ट दे लोग, क्यों? चेक मेरे को करना है, आउटसोर्स नहीं किया हुआ है मेरे, हम खुद चेक करते कि मेरे को देखना होता है कि अभी लोग कैसा प्रेप कर रहे हैं। नहीं होता तो तुम लेक्चर सुन लेगा अगले क्लास में। और तो हर चैप्टर के बाद एवरी सिंगल चैप्टर एक एक टेस्ट है। कितना टेस्ट हो गया तुम्हारा? 5 टेस्ट हो गया चैप्टर वाइज। मतलब प्रैक्टिकली तुम्हारा हर एक टॉपिक क्वेश्चन में टेस्ट हो ही जाएगा। 50 नंबर का टेस्ट जब बनेगा हर एक चैप्टर से, तो क्या पूछेगा? हर एक टॉपिक ही आ गया ना बाय डिफॉल्ट, इसलिए तुमको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। 5 चैप्टर के बाद एक फुल 5 चैप्टर मिला के एक टेस्ट है टेस्ट जब तुम लिख लिए साथ साथ में ड्यूरिंग द बैच ही होगा। ये कोई ऐसा नहीं कि एक बार हो गया फिर रिवीजन के समय में टेस्ट, कोई नहीं देता उस समय। साथ साथ में एक दिन क्लास ऑफ करके होगा, माने क्लास के टाइम पे, कि कोई ये नहीं बोलते कि मेरा ट्यूशन भी है। और इसके बाद भी तुम टेस्ट नहीं दे रहा, किसका गलती? तुम्हारा। मेरे को कुछ जा रहा है, मेरे को पैसा मिल गया। हम तो मन में चाहते ही कम लोग टेस्ट दे, मेरा जिम्मेदारी कम हो रहा है ना, मेरा एफर्ट कम हो रहा है। लेकिन भाई दिस इज ऑल फॉर यू। तुम अगर इसको यूज कर लिया, तुम 5 टेस्ट दे दिया, लास्ट में एक और 6 टेस्ट भी दे दिया, और तुम रिवीजन मैराथन ये सब कर लिया ना, गारंटी से हम तुमको बोल सकते हैं 50 में 45 तुम्हारे 45 मार्क्स तुमको मिलेगा गारंटीड। बट वो तुमको करना पड़ेगा तब मिलेगा। अब तुमको एग्जाम के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट भी दे देगा 5 चैप्टर्स का, वो एग्जाम से 1 महीना पहले, उससे पहले मत मांगना, अभी दे दीजिए, एग्जाम से 1 महीना पहले मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट। एमसीक्यूज भी अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तुमको हम ये वाला पीडीएफ दिखाई दिया क्वेश्चंस का पीडीएफ, इसमें कुल मिला के 80+ केस स्टडीज है, 80+। 14 तो पहले चैप्टर में देखा, इंटू 5 कर लो ना, और चैप्टर 5 चैप्टर 3 सब में थोड़ा ज्यादा है, तो 80+ केस स्टडीज जब तुम ये, और ये सारा हम तुमको सॉल्व करा है, तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरा सॉल्व किया हुआ है। हम लोग एक एक क्लास 5 चैप्टर्स का 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास बनाया हुआ है, वो तुमको एलोकेट भी हो जाएगा। अगर टाइम मिला तो अपने फिर उसको रिकॉर्ड कर देंगे तुम्हारे साथ, वो अलग बात है। बट ये सारा चीज तुम्हारे ऑलरेडी रेडी है, ऑल रिसोर्सेज आर देयर, तुमको कुछ भी रेफर नहीं करना, ऑल क्वेश्चंस डन, रिटन प्रैक्टिस भी कराया हुआ है। ऑब्वियसली पूरा 80 का तो पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बट 80 में से 10 से ऊपर क्वेश्चन हम लोग रिटन प्रैक्टिस किए कि एग्जैक्टली उसको लिखना कैसे, फ्रेम कैसे करना है एज अ स्टूडेंट। ऑब्वियसली बुक से छापना तो कर देगा, देखो तो रट गया, लेकिन तुमको नहीं रटा ना ही रट सकता है, इसलिए एज अ स्टूडेंट इसको कैसे आंसर करना है बिल्कुल वैसा, वो सब कुछ रेडी है, बस तुमको थोड़ा सा टाइम देना है। तुम दे सकता है, हाँ कुछ तो बोल दो, है ना। और ये कर दिया तो तुम्हारा एफएमएसएम तो अच्छा ही होना है। एफएम तो सबको अच्छा ही लगता होगा ना एज अ सब्जेक्ट, तो जिसको एफएम पसंद नहीं, हाँ अरे कोई तो होगा, नहीं है। हाँ, अगर तुमको रियल लाइफ में एक सब्जेक्ट काम में आना है, एक सब्जेक्ट, वो है एफएम, वो एफएम है। स्टॉक मार्केट तो पसंद ही होगा, हाँ ना, पसंद नहीं है, किसको पसंद है? भाई साहब इसमें भी ओपिनियन नहीं है तुम्हारा।
पैसा डूबेगा। तू ओहो, अलग टाइम पे आप ये टॉपिक छेड़ दिए तभी सॉरी सॉरी। अभी क्या हुआ वैसे, आदमी की ठीक, कोई बात नहीं। अरे तो हम तुमको बता रहे हैं, मैं सारा जो जितना भी फीस आता है ना 100% इज इनटू द स्टॉक मार्केट। फिर भी हम अगर यहाँ मुस्कुरा रहे तो कुछ तो अच्छा ही हो रहा होगा। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट तुमको जानना पड़ेगा। हम ये भी नहीं बोल रहे कि जानो अच्छा है तुम्हारे लिए, जानना पड़ेगा। 100 रुपये अगर तुम कमा लोगे, वो 100 रुपये को 200 तो बनाना पड़ेगा ना। कैसे बनेगा वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करके ही हो। अरे बाबा धंधा से तो 100 रुपया कमाया ना, उसको फिर धंधा में डाल दिया, वो बंद हो गया तो क्या करेगा? कुछ तो सेविंग होना होगा ना, है ना। अब सपोज नहीं, अपने ऊपर एग्जांपल नहीं, काला जबान हो जाता। तो इसीलिए मतलब तुमको इन्वेस्टमेंट जानना हो। और अगर सीए अगर स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डालेगा, कौन डालेगा? डॉक्टर डालेगा क्या? कौन डालेगा? तुम ही को इन्वेस्ट करना। तुम कहाँ इन्वेस्ट करेगा? एफडी में। हम किया था केपीएमजी में, जब नया नया सैलरी आया था, सैलरी नहीं बोलेंगे सॉरी, स्टाइपेंड आया था 15,000 रुपया महीना, उसको हम आरडी चालू किया। आरडी समझता है? रिकरिंग डिपॉजिट। उस समय नहीं आइडिया था यार इतना। अब तुम समझो तुम्हारे एज का जस्ट एंटर हुआ केपीएमजी में आर्टिकलशिप, आरडी चालू किया, 1,000 रुपया नहीं सॉरी 10,000 रुपया मंथली, तो 5,000 रुपया तो खर्चा करे आदमी, 10,000 का आरडी चालू किया, रिकरिंग डिपॉजिट। 6 महीना मस्त पैसा कटा, आरडी में गया। 6 महीना बाद कुछ तो पैसा होना चाहिए ना। वैसे ही चेक किया, देखिए कितना पैसा बना। एक्साइटेड आदमी, 650 रुपये इंटरेस्ट का बना था। 650 रुपये इंटरेस्ट का बना, उस पर भी टैक्स लग जाता। ठीक है 15,000 में टैक्स नहीं लगता, बट तो अगर अभी हम करें तो टैक्सेबिलिटी आ जाएगा पूरा का पूरा। एफडी करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही देख लो ना, 8% में एफडी का रिटर्न, वो भी क्योंकि अभी रेपो हाई है। रेपो गिर गया तो एफडी भी गिर गया। इस पे तुम्हारा 30% टैक्स चला जाएगा, सरचार्ज और ईसीएसएच को एक बार छोड़ दो। कितना बचा? 5.6 ना, ये तुम्हारा रिटर्न आएगा। इन्फ्लेशन है इंडिया में 6.5%। ले लो, कर लो एफडी में इन्वेस्ट। 100 रुपये तुम्हारा एफडी में बनेगा 105, लेकिन खर्चा तुम्हारा हो जाएगा 106। दैट इज इन्फ्लेशन ना। तो इसीलिए तुमको मार्केट में करना ही पड़ेगा जिसमें 12% रिटर्न आ, ऑप्शन ही नहीं। तो जो लोग स्टॉक मार्केट नहीं करते, कोई टेंशन नहीं है, इंटर के पहले करना भी नहीं है। जब इंटर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, स्टाइपेंड मनी आएगा, तुमको चालू करना ही पड़ेगा। बोलो ना, करेगा पक्का? पक्का। बाकी अभी लॉस हो रहे तो कोई बात नहीं, हैव पेशेंस, और लॉस होएगा। आ जाओ, हो गया? और कुछ तुम्हारा डाउट है? हाँ आराम से। अभी तो चालू ही नहीं किया, अभी तो चालू ही नहीं किया, अभी क्या बोल रहे हैं? स्टॉक मार्केट लॉस बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा? चलो भाई भाई, तो गलत टॉपिक छे। चलो आ जाओ, चालू करें। कुछ और डाउट वाउट है तुम्हारा? हाँ ना, कुछ भी डाउट हो, अगर तुमसे पढ़ाई नहीं हो रहा है या जो भी, वॉट एवर योर स्टूडेंट डाउट्स। मेरा नाम, ओहो इंट्रो रह गया। ठीक है, मेरा नाम ये मयंक सराफ है। बाई डिग्री मेरा CA CFA किया हुआ है। अब मेरे को भी हंसी आ रहा है, डिग्री वाइज तो मैं CA CFA किया हुआ है। CFA अब हम बोल सकते हैं क्योंकि मैं चार्टर्ड लिया हुआ है। CFA करने का रीजन था, तुमको अब समझ में तो आ ही गया होगा। मेरा फर्स्ट नहीं, अब नहीं बोल, स्टॉक मार्केट मेरा एक अच्छा इंटरेस्ट वाला फील्ड है कि अगेन हम तुमको उसका रीजन दे ही दिया। ठीक है, हाँ हम पहले बोलने वाला था फर्स्ट लव, फिर हम बोला नहीं शेट अब नहीं बोल। तो इसीलिए, और बाकी हमको पढ़ाना अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मतलब ठीक है, तुमको नया नया चीज डिलीवर किया जा सकता है। प्लस बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फील्ड है कि तुमसे भी सीखने कि नया कुछ अगर आया तो तुमको ज्यादा आइडिया होता है आजकल ना, वो अच्छा लगता है। बस इस तरीके से चले, आ जाओ बाकी चालू करें। कुछ डाउट कहीं पे? चलो, तो अपने चालू करते हैं इधर चैप्टर 1, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। एक एक करके 5 चैप्टर निपटा देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 18 to 20 क्लासेस मैक्स।
कब टेस्ट होने वाला है, कैसे तुमको टेस्ट पेपर मिलेगा, कैसे उसका सोल्यूशन सेट मिलेगा, कहाँ तुमको मेल करना है, ये हम सब तुमको नेक्स्ट 1-2 क्लासेस में सब क्लियर करता हुआ चलेगा। बस अभी के लिए तुम मेरे साथ साथ पढ़ते, ठीक है। और जब थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, एकदम लाउजी अप्रोच में नहीं पड़ेगा। नींद आ रहा है, उबासी ले रहा है, आएगा नींद, थ्योरी सब्जेक्ट है, मूवी में आदमी सो जाता है तो फिर भी थ्योरी, नींद आएगा, लेकिन अपने आप को जगा के रखना, मेरा काम तुमको जगाना नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम कोशिश करेगा, बट अपने आप को जगा के रख, एकदम मतलब अपराइट बैठो और बोलते हुए चलो। बोलते हुए मतलब जैसे सपोज करो हम लोग कुछ भी यहाँ पे रिपीट करें तो ऐसा होता है थोड़ा सा लिपसिंग करते हुए रिपीट करते हुए चलो, तो तुम्हारा अलर्टनेस रहेगा, वरना खाली दीवार पे भी टॉम एंड जेरी चलता है, चलेगा। तो सबसे पहले तुम बता सकते हो क्या व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी, बोलो ना। अरे ये तुमको इधर का डेफिनेशन नहीं बोलना है, समझ में क्या आता है इससे। हाँ, प्लानिंग, प्लॉटिंग, प्लॉटिंग बोला, 14 फेब आ रहा है प्लॉटिंग, सही बोलो। नहीं, अगर मेरे को कुछ कवर अप करना तो तुम बोल देना, फोन आया मेरे पास कि नाम क्या वैसे, हाँ फोन आया अगर कृतिका आई थी के क्लास में, हम बोल देंगे हाँ आई थी। अगर कुछ कवर अप करना हो बोल देना, अब बोलो ना। हाँ, प्लानिंग बेसिकली इस चीज को एग्जीक्यूट। अरे बाबा एग्जाम्पल दो ना, तो वो वाला क्या बोलते हैं, चतुर वाला डेफिनेशन नहीं चाहिए मेरे को। इतनी देर से तो हम बता रहे थे, चलो वो स्ट्रैटेजी है बिल्कुल, अप्रोच, हाउ टू टैकल समथिंग, मतलब सिंपल। हाँ वही सब, वही तो बोलेगा ना बाबा, अलग अलग लैंग्वेज। सपोज अभी अगर तुमको एग्जाम देना है, जब तुम्हारा सारा ट्यूशन खत्म हो जाएगा, 2 महीना बचा है, तुमको रिवाइज करना है, तो उसके लिए तुमको एक प्लान बनाना होगा ना, कि बोलेगा पूरा बुक्स का पाइल है, कौन सा पढ़ते देखिए, इंकी पिंकी पोंकी, क्या करेगा, एक प्लान मैनर में पढ़ेगा ना, तो तुमको भी पता है रिजल्ट क्या होने का चांस है। और नहीं तो अगर इंकी पिंकी पढ़ा तो रिजल्ट में भी इंकी पिंकी होएगा, उसमें भी चांस रह जाए। अब वरना स्ट्रैटेजी बहुत अलग जाएगी, अगर तुमको कोई पसंद आई या कोई पसंद आया, तो उसमें भी सारा कहानी कर लेता है पूरा एकदम। उस समय भाई साहब जो तुम्हारा स्ट्रैटेजी चलता है, पढ़ाई में भी फेल है वो स्ट्रैटेजी। तुम किसकी बेस्ट फ्रेंड कौन, किसका बेस्ट फ्रेंड कौन, सब कुछ खोज लेगा, पूरा जन्म कुंडली निकाल लेगा, और तुमको ठीक पता है किससे क्या सेटिंग करवाना है। हाँ या ना, बोलना, बोली कैसे पता, अभी हम भी तो, बोलो ना, सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ, इतना ही खाली बता। देख कितना मस्त, अभी उसको नजर उतरवा लेना घर जाके, आजकल लोगों का नजर लगता है बहुत। बोल ना किसी का सक्सेस हुआ फेल हुआ, पर रॉन्ग टॉपिक, आगे चलिए। हाँ तो मतलब कि सारा स्ट्रैटेजी है ना यार, वहाँ कोई छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन, ठीक है, मान लो बड़ा भाई बहन है ना, तो तुमको भी पता है घर में मम्मी पापा से पिटने से कौन बचा है आज तक, भी बचा, पिटवाया है, सही काम किया है, सही काम किया है, हम भी बड़ा, लेकिन मेरे को तो हमेशा ब्लैकमेल करके वो बचवा लिया, वो ये नहीं बोले, नहीं बोल। तो मतलब तुम समझ रहे ना स्ट्रैटेजी क्या है। अब कोई तुम वीडियो गेम वेम खेलता है, खेलता था कोविड में तो खेला ही होगा यार, पबजी खेला होगा, चेस खेलता होगा, कुछ तो गेम ऐसा क्रिकेट ही खेलता होगा, देखता होगा, तो हर जगह एक स्ट्रैटेजी तो काम हो ही रहना, एक प्लान तो बनेगा ना कि कैसे अपने को जीतने का है। लूडो खेला है, लूडो, अभी बोलो लूडो में स्ट्रैटेजी क्या क्या, लूडो में स्ट्रैटेजी एक ही लक है, तो ये दोनों वाला जो है ना, यही सबसे गड़बड़ चीज है, दोनों है, दोनों, आधा लोग स्ट्रैटेजी, आधा लोग दोनों दोनों। हाँ सीए में तो मेजर लक ही है बाबा। हाँ लूडो, लूडो वैसे मेरे को भी देखो, हम तो बोलता था स्ट्रैटेजी है इसमें, कौन सा गोटी आगे बढ़ाना है किसको, तो है, बट हाई कोर्ट उसको डिक्लेयर किया लूडो इज अ गेम ऑफ लक, फिर हम चुप हो गया। हाई कोर्ट का रूलिंग है इस पे, लूडो इज अ गेम ऑफ चांस,
एक रूलिंग है, गूगल करना तुमको पूरा रूलिंग मिलेगा, उसमें प्रूव किया कैसे वो गेम ऑफ चांस है। काम धाम नहीं, हमको हम भी यही बोला था, काम धाम नहीं है, लूडो पे डिसीजन ले रहा है। यहाँ किसी का घर टूट रहा होगा, किसी का शादी टूट रहा होगा, लूडो पे डिसीजन ले रहा है, बताओ। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रैटेजी यही बात है और कुछ नहीं। तुम ऐसे उरी मूवी देखा है क्या? सब जन देखा है ना? कोई है जो नहीं देखा है? कुछ कुछ तो इवेंट होता है इंडिया में जो तुम्हारे रहते रहते हो रहा है, वो भी नहीं देखा? उसको देख लेना प्लीज। चलो ठीक है, हम मेरे को पता नहीं एक्चुअली इसमें साउंड आएगा कि नहीं, वरना हम तुमको यहीं दिखा देते। अब मैं मूवी दिखाते, कुछ कुछ क्लिप्स दिखाते कि कैसे स्ट्रेटजी बनता है। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग, अगर साउंड आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, हम तुमको नरेट कर देगा। ठीक है, नहीं हम पूरी चला रहे इधर, हाँ कोई ग्रैंड मस्ती नहीं चला रहा है, तो हम लोग समझ लेंगे। राइट ऑफ वैसे ऑनलाइन जितने लोग बैठे बोलो ना, तुम्हारा उड़ी देखा हुआ है क्या? देखो चलो ठीक है, उरी का भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे, बट फिलहाल एक तुमको एक एग्जांपल सिंपल सा देता है, वर्ड्स को समझना। एक तो स्ट्रैटेजी बोले तो कुछ एक प्लान तुम बनाओगे, एक ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा, अभी तुम अपने ऊपर लो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है अभी? पहले सी इंटर, ए बहुत दूर है, पहले सी इंटर। फर्स्ट इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा? सी इंटर को क्लियर करना है बढ़िया से। किसी का रैंक का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वेरी गुड, ये अपने डिस्कस कर लेंगे, बट मेजरली क्लियर करना। हाँ, तो सी इंटर क्लियर करना है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव घर में सोते सोते तो पूरा नहीं हो सकता, इसके लिए तुम क्या करोगे? कुछ एक प्लान बनाना पड़ेगा। तुम पहले क्लासेस खत्म किया, उसका भी तुम्हारा एक टाइम लिमिट था, एग्जाम से 3 महीना 2 महीना 3 महीना एटलीस्ट पहले क्लास खत्म हो जाना चाहिए। फिर लास्ट का जो 2 से 3 महीना टाइम बचा है, उसमें अपने को फुल रिविजन मारना है, तो अपना टाइम लिमिट है, उसमें अपने को रिवाइज करना है। तब तुम पूरा प्लान बनाएगा कि 2 रिविजन कर सकते हैं, 3 रिविजन कर सकते हैं, उसमें कितना दिन दे हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए, थ्योरी कैसे करना है, प्रैक्टिकल, पूरा डिटेल्ड एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएगा, अपने भी बना के देखेंगे उसको। करेक्ट है ना? ये तुम्हारा स्ट्रैटेजी बना, किस लिए बना? एक ऑब्जेक्टिव के लिए बना। हाँ ना, रिपीट, बीच बीच में बोलते रहना हाँ, वरना तुम टॉम एंड जेरी में चले जाओगे, तुमको टानना पड़ता है इधर। स्ट्रैटेजी बना किस लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। परफेक्ट। तुम कौन? जो स्ट्रैटेजी बना रहे ना, हाँ स्टूडेंट तो हमको भी मालूम है, जो स्ट्रैटेजी बना रहे, तो जो स्ट्रैटेजी बनाया, प्लानर बोल सकते हैं, प्लान बनाया ना, प्लानर, प्लानर को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द वन हु फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजीज। हाँ ना? हाँ तो बोल। और इसके आगे स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव है जो वो अचीव करे। हाँ या ना? यस यस यस, उरी देखा हुआ है। ऑनलाइन वालों का, ऑफ कोर्स ऑनलाइन वालों का चेक होगा। ये तुम लोग डिस्टिंग्विश क्यों करते हैं ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले? भाई सेम टू सेम है सब, कोई सबका टेस्ट चेक होगा, सबका टेस्ट हम ही चेक करेगा बाबा, डोंट वरी। चलो एक बार ट्राई मारते हैं कि इसका ऑडियो आता है कि नहीं। तो स्ट्राइक लगा देता है, प्रॉब्लम ये भी है, बट ठीक है, लेट्स ट्राई। ठीक है, चलो तो हम लोग ये वाला देखते हैं, तुमको बीच बीच में क्लिप दिखाता है और तुमको इससे कुछ सीखने का है। हाँ, पॉपकॉर्न, बात तो ये सुन 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 सुन। सबसे पहले यहाँ पे तुमको दिखेगा ऑब्जेक्टिव कैसे सेट होता है, यहाँ पे ध्यान से देख देख। और बाकी जिसका मूवी देखा हुआ है बहुत बढ़िया, वापस देख ले, ये मूवी बढ़िया ही लगता है। और जिसका नहीं देखा हुआ है, एक बार अपने आप को शर्म से देखना कि क्यों नहीं देखा हम ये मूवी। ऐसा ही कुछ अभी भी निकला हुआ है, स्काई फोर्स करके, देख लिया? वो देख लिया, ये नहीं देखा? हाँ, तो वो भी देख सकता है, वो अच्छा है, कारगिल वॉर का है, ये वाला तो उरी का ही है।
यूएन या यूएस क्या सोचता है, ये सब सोचने का समय अब नहीं रहा। पाकिस्तान जो भाषा समझता है, उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। इस कायरतापूर्ण हमले का अगर हमने जोरदार मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया तो हमारी सेना, हमारे टैंक्स और हेवी आर्टिलरी 6 या 8 घंटों ही टूट जाएगा, विश्वास उठ जाएगा लोगों का हमारी सरकार से। सर, हम वॉर के लिए 3 दिन में तैयार हो सकते हैं। मैं हमारे टैंक्स और हेवी आर्टिलरी 6 या 8 घंटों में एलसी भेज सकता हूँ। मुझे लगता है इंडस ट्रीटी का पानी रोक देना चाहिए। आईएसआई पर जब पाकिस्तानी जनता का दबाव बढ़ेगा तो शायद उनके फिदायीन हमले कम हो जाएं। पाकिस्तान आईएसआई के नीचे है, आईएसआई पाकिस्तान के नीचे नहीं है कि वो अपने लोगों को भूखा प्यासा छोड़ देंगे मरने के लिए, लेकिन आतंकवाद का फंडिंग नहीं रोकेंगे। हमें कोई बेहतर विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। गोविंद, गोविंद, सर्जिकल स्ट्राइक सर, सर्जिकल स्ट्राइक। पीओके में घुस के उनके सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड, वहां छुपे हुए फिदायीन, उनके हैंडलर्स, उनके गाइड्स, सबको खत्म कर दो। और पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए वो कभी कबूल नहीं करेंगे कि उनके जमीन पे आतंकवादी पल रहे हैं। मतलब उनके मुताबिक जब आतंकवादी है ही नहीं तो फिर हमला कैसे, और जब हमला हुआ ही नहीं तो क्या जंग और क्या इंटरनेशनल प्रेशर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उरी का बदला लेने का सबसे बड़ा मौका है। सर्जिकल स्ट्राइक में खतरा ज्यादा नहीं है, हम चाहे तो जेट फाइटर से। समझ गया? ओ, हो गया, इतना ही था, हो गया, इतना ही था, इतना ही एलसी के आसपास बने हुए उनके थोड़े बंकर्स नष्ट कर सकते हैं। म्यूनिक ओलंपिक में इजराइल के एथलीट्स को पीएलओ टेररिस्ट ने मार दिया था, तो इजराइल ने सिर्फ मिसाइल छोड़ के बदला नहीं लिया, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड किया था। एक एक टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ के घर में घुस घुस के मारा था। हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास में हमने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पे पहला वार नहीं किया है, और पाकिस्तान हमारी इसी आदत का शुरुआत से फायदा उठाते आ रहा है। 1947, 65, 71, 99। इनफैक्ट सर, हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझा जा रहा। यही मौका है उनके दिल में डर बिठाने का। उन्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा। था अभी की पूरा मूवी चला दे। हाँ ठीक है, आफ्टर क्लास सुनो। तो यहाँ पे क्या हुआ तुम समझा कि नहीं? मूवी देख लिया, और मूवी तो देख लिया, क्या हुआ नहीं मालूम। ऑब्जेक्टिव सेट हो रहा था इधर, पूरी अटैक हुआ, यानी अब कुछ तो बदला लेना है। ऑब्जेक्टिव इनका क्लियर नहीं है कि करना क्या है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट हो रहा था। वैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री में तुम समझा कौन कौन है? हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल, और फाइनेंस मिनिस्टर समझ गया कौन था? अरुण जेटली, और टकला भाई ये यूट्यूब पे जा सकता है। हाँ बोलो। अरे उस समय का डिफेंस मिनिस्टर था राजनाथ सिंह, और होम मिनिस्टर नहीं, सॉरी, होम मिनिस्टर था राजनाथ सिंह, और उस समय डिफेंस मिनिस्टर था मनोहर पारिकर, जो एक और दिन दिखा है ना, समझ गया? और बाकी आर्मी वगैरह के लोग थे, है ना? अब यहां पे तुम देखा अलग अलग लोग अलग अलग सजेशन दे रहे थे। एक जन सजेशन दिया इंडस्ट्री का पानी रोक दो, एक जन सजेशन दिया कि कुछ ट्रेड बैरियर लगा दो, और एक जन सजेशन दिया थोड़ा बहुत मिसाइल विसाइल गिरा दो, ये सब आया। फिर अजीत डोवाल ये सजेशन दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक करने का। हर एक ऑल्टरनेटिव को प्रोज एंड कॉन्स आया, लास्ट में एक ऑल्टरनेटिव फाइनल किया आया ना। कह रहे तो तुम भी शायद ये किया होगा ना, सीए जब करने आया कि सीए कर सकते हैं, और भी कुछ कुछ ऑप्शन है, सिर्फ बीकॉम से तो जिंदगी चलना नहीं है, ये सीएफ ऐसा मल्टीपल आया होगा, तो मतलब एक बार तो सीए चालू करते आया ना। कुछ लोग ये सिलेक्ट करते हैं एमबीए करना है, हो सकता है तुम्हारा भी आगे प्लान हो, बट कुछ लोग का एमबीए करना था तो सीए नहीं किए। इस तरह से मल्टीपल ऑप्शन है, वे किया होगा, एक सिलेक्ट किया, समझा? हाँ ना। ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ऑब्जेक्टिव सेट हुआ। अभी नेक्स्ट आएगा स्ट्रैटेजी कैसा बनता है, इसके लिए भी हम मूवी गया था।
डिटेल्स की क्या हमारी इंटेलिजेंस ने खुद पुष्टि की है? यस सर, मैंने पर्सनली हर एक लॉन्च पैड को चेक किया है। अटैक का प्लान क्या होगा? सर हमारे एससी कमांडोज बिल्कुल चुप तैयार हैं। रहिए। 28 की रात को 12:30 बजे जब हमारी शेलिंग पीक पर होगी तब हम फॉरवर्ड पोस्ट से 4 लो फ्लाइंग मी-17 हेलीकॉप्टर से पीओके में एंटर करेंगे और ठीक रात को 2 बजे हमारा अटैक शुरू होगा। ये 80 कमांडोज डिवाइड किए जाएंगे 4 टीम्स में ऑफ 20 ईच। हर ग्रुप को 2 टारगेट्स नष्ट करने होंगे। टीम अल्फा मेजर विहान के साथ पहले B1 और फिर उसके बाद जब्बार और इद्रिस का B2 लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय करेगी। सिमिलरली टीम्स ब्रावो चार्ली डेल्टा लीपा में, भिम्बेर में और केल में अपने अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब सर इसमें अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे टारगेट्स एलसी के पास हैं। इसका मतलब लैंडिंग से लेकर टेक ऑफ तक ये पूरा का पूरा ऑपरेशन 45 से 50 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। Which means that by 3 AM we should be back in our choppers and by 5 AM हम श्रीनगर बेस पे पहुंच चुके होंगे। समझ गया ना? यहाँ पे क्या हुआ? अभी हो गया, यही था। कौन सा? पूरा मूवी हो गया ना फिर तो तुम घर जाके अधूरी देख लेना, टेलीग्राम पे अवेलेबल। तो समझा यहाँ पे क्या हुआ? बोलो ना, क्या बना है यहाँ पे? क्या बना? पूरा प्लान वो लोग बना, कैसे बना? बोलो ना यार। सबका टारगेट को सेट था, सबका 4 टीम में डिवाइड कर दिया, 80 कमांडोज 20 ईच, सबको एक एक टीम दे दिया, एक एक टारगेट सबको अपना अपना रिस्पेक्टिव दे दिया और उसमें टाइम शेड्यूल पूरा सेट हो गया। तो स्ट्रैटेजी में टाइम होना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बिना टाइम तुम क्या, तुमको एग्जाम के लिए पढ़ना है, 2 रिवीजन करना है, बोले 2 साल में करना है, कर ही लेगा ना। और 2 महीना में करना है तब जान, 1 महीना में करना है आगे मत बोलिए, करना है। तो टाइम टारगेट्स होना जरूरी है। क्लियर? अभी स्ट्रैटेजी यहां बना कि इंप्लीमेंट हुआ? बोलो ना, बना, अभी एग्जीक्यूट होगा। Get me the exact coordinates to those caves. पल्लवी लिसन। सर। पल्लवी, विहान का चॉपर निकल चुका है? यस सर, लगभग 10 सेकंड में एलसी। देखो अभी ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, बीच में थोड़ा टाइम पास है। जनाब, एलसी पे एयर एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेडी रखिए। सर। पल्लवी, विहान का चॉपर निकल चुका है? यस सर, लगभग 10 सेकंड में एलसी क्रॉस कर लेंगे। कनेक्ट विद विहान नाउ। विहान, आई पैच यू विद गोविंद सर। सर, विहान इज ऑनलाइन। विहान, एलसी क्रॉस मत करना। आई रिपीट, डू नॉट क्रॉस एलसी। अपना चॉपर ऑफ रखो। विहान, उन्होंने मुजफ्फराबाद सेक्टर में एवा ग्रेनेड लॉन्च कर दिया, तो अल्फा टीम का बाय एयर क्रॉस करना नामुमकिन। तुम्हारा मिशन अबॉर्ट करना पड़ेगा। पल्लवी लिसन। फारूक ने इंटरोगेशन के दौरान बताया था कि वो आतंकवादियों को हिंदुस्तान केव के जरिए लाते थे, जिसपे हमारी आर्मी ने नजर रखी हुई है। गेट मी द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स टू दोस केव्स। अगर हम हवा से नहीं जा सकते तो हम जमीन में घुस के जाएंगे, मगर किसी भी तरह आज हम ये मिशन पूरा करके रहेंगे। ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, आप लोग प्लान के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। अब से हम चारों टीम्स के बीच में रेडियो साइलेंस रहेगा। We'll only be in touch with the army intelligence directly. They'll keep me posted. करेक्ट विहान। ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, इंटेलिजेंस के मुताबिक आपके सारे एरिया सेफ है।
So move ahead as planned. What's the status? क्या नहीं था इतने, अरे हो गया तो अब क्या, सिलेबस भी घर पे कर लो ना होमवर्क, इसमें क्या है, मेरा बनाया हुआ मूवी थोड़ी है, पूरा देख लेना। और अगर और तुमको ऐसा कुछ और मूवी देखना हो, बाहुबली भी देख लेना, उसमें भी पूरा स्ट्रैटेजी मेकिंग है, याद है, देखा ही होगा ना वो मूवी तो। हाँ, उसमें भी स्ट्रैटेजी बना था, त्रिशूल व्यू, उसमें भी पूरा स्ट्रैटेजी मेकिंग। हाँ हाँ, महाभारत तुमको 100 एपिसोड देखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेटिंग देखा। हाँ ना, अरे ऐसे गुस्सा से क्या दिख रहा है, बोला काम ही ऐसा किए। ऑब्जेक्टिव सेटिंग, उसके बाद स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, 80 कमांडोज 20 ईच, टाइम टारगेट्स भी था। उसके बाद स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होना, पहले था स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, फिर आया इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ। अब जब इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ तो तुम जैसा सोचे थे 80 कमांडोज है, 20 ईच का डिवाइड करेंगे और सब लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे। 3 तो चले गए, एक विकी कौशल था ना, अभी वो उसको दिखाना अलग स्टंट, तो वो जा नहीं सकता था, तो उसमें कुछ क्या बोलते हैं हर्डल्स आया, फिर वो घूम के ऑन फुट गया, आया ना। तो यानी जैसा वो सोचा था वैसा इंप्लीमेंट हो पाया, कुछ तो चेंज करना पड़ा उसको अपना स्ट्रैटेजी, आया ना। प्लान तुम कितना ही बना लो, लेकिन ऑन स्पॉट कुछ चेंजेस करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम प्लान बनाए कि तुमको दो महीना में 2 रिवीजन करना, एकदम डुएबल है। तुम हर दिन, संडे इंक्लूडेड, सब दिन का प्लान बना लिए, तुम ये एंटिसिपेट किया देगा कि तुम 2 दिन बीमार पड़ सकते हो, एंटिसिपेट नहीं किया था ना कि 2 दिन बीमार पड़ सकता है। अगर पड़ गया तो क्या, जो तुम्हारा स्ट्रैटेजी तुम बनाए थे उससे पहले तक तो फॉलो हुआ, वो भी नहीं होगा। तुम बोलो स्ट्रैटेजी कभी फॉलो नहीं होता अपना, बट चलो मान लो कि वो हो गया। जब तुम बीमार पड़े वो वाला पीरियड में ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं हो पाएगा, तब उसके बाद तुमको एक रिवाइज स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, आया ना, समझ गया ना। इसी पे अभी एमसीक्यू भी आया था, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। प्रोएक्टिव माने जो सोच समझ के पहले बनाया, रिएक्टिव माने कुछ चेंजेस आया उसके हिसाब से तुमको मॉडिफाई करना। ये सब हम लोग क्लैरिटी लेंगे। एग्जाम्पल जो तुम रिलेट कर पा रहे हैं, पूरी में एग्जैक्टली यही हुआ था, बाहुबली में भी यही था। पहले वो स्ट्रैटेजी बनाया त्रिशूल व्यू, है ना, कोई है जो नहीं करते क्या हो भाई, ठीक है। ये 2-3 मूवी को देखना चाहिए। हाँ, इंटर से पहले, हाँ, तो जो देखा है वो समझ जाएगा। बाहुबली में त्रिशूल व्यू स्ट्रैटेजी था, वो इंप्लीमेंट हुआ, सब कुछ हुआ। फिर उसमें भी वो जो लोग ऐसे शील्ड करके गेट बनाए थे वो टूटा। प्रोएक्टिव तो इंप्लीमेंट हो गया था, अभी वो टूटा, ये एंटिसिपेट किया था क्या, कोई नहीं किया था, वो टूटा। फिर वो क्या है, मृत्यु वाला वो स्पीच आया था, जैसे तीर भी खाया था, तो दिखाना था। तब वो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, हाँ ना, चलेगा। देखो, तब एक एक करके फटाफट से आप मार्किंग करना है, तुमको ब्रॉड क्लैरिटी आ गया। देखो, और जो क्वेश्चन जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, वो हम तुमको इधर पे मार्क करा देगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, किससे क्वेश्चन पॉसिबल है। 5 नंबर का हर क्वेश्चन 5 मार्क आएगा। अब ये व्हाट इज स्ट्रैटेजी, व्हाट इज मैनेजमेंट, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ इन सबसे एमसीक्यू पूछ सकता है, तो अपने मार्किंग कर लेंगे। देखो, व्हाट इज स्ट्रैटेजी, इधर मार्क कर लो खाली। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, समझता है, प्लान में एरो देके नीचे गेम प्लान एक और वर्ड है, ये मार्क कर लो। तो स्ट्रैटेजी क्या हुआ, गेम प्लान जो हम लोग क्यों बना रहे, बोला था टू अचीव ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बनेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या बनाओगे, बोलो, बोलते हुए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट होगा, उसके हिसाब से तुम क्या सेट कर रहे हो अपना गेम प्लान, चलेगा। और इससे फायदा क्या हो रहा है, एक तुम्हारा मार्केट पोजीशन क्रिएट कर। मार्केट पोजीशन मतलब तुम्हारा कंपनी किस तरीके का है, ये वैसा जैसे जियो,
एक कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, तभी जहां आज के दिन है वो है कि वो फ्री में सिम कार्ड लॉन्च किया था। नहीं करता तो आज के दिन इतना बड़ा वो नहीं बन पाता। तो वो एक मार्केट पोजीशन क्रिएट करने में हेल्प किया, ऑपरेशंस को कैरी आउट करने में हेल्प कर रहा है, डे टू डे ऑपरेशंस। तुम भी पढ़ाई स्ट्रैटेजी के हिसाब से करेगा ना, ऑपरेशंस। कस्टमर सेटिस्फैक्शन सुपर इंपॉर्टेंट। ओला इलेक्ट्रिक आया था ना, इतना हाइप करके आया था, फ्यूचरिस्टिक बाइक और पता नहीं क्या क्या, लेकिन जब से आया वो जलने का ही न्यूज आता है, आया ना। तब उसको ऑब्वियसली कहीं स्ट्रैटेजी में झोल था ना, वो एंटिसिपेट नहीं किया ये सब चीज, तो कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन था उसके। यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, सेटिस्फैक्शन चलेगा। कुछ ऐसा बिजनेस तुम लोग देखा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर फिर सेटिस्फैक्शन, तो कुछ ऐसा बिजनेस देखा है जहां तुमको ऐसा कुछ करने मिला? बोलो ना, कौन था? लास्ट में बोलेगा, ठीक है। इसके आगे और किसमें हेल्प करेगा ये? कंपीट करने। स्ट्रैटेजी के बिना तुम कंपीट नहीं कर सकते। जैसे जियो, जियो जब लॉन्च हुआ पूरा इंडिया सेलिब्रेट किया होगा सिवाय एक इंसान, मित्तल, एयरटेल के सीईओ, उनको छोड़ के पूरा इंडिया सेलिब्रेट किया ना, क्योंकि वो ऐसा स्ट्रैटेजी पे कंपीट कर रहा था कि पॉसिबल ही नहीं था एयरटेल और वोडाफोन के लिए सकना। और वोडाफोन तो तब से बस टिका हुआ है किसी शेयर, तो तुम्हारे सबके पास ही होगा आइडिया का, बेच दिया ना, चलो। समझा क्या? तो ये कीवर्ड्स को देख लो बस। क्या क्या स्ट्रैटेजी क्या है? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट यानी गेम प्लान, जो क्या चीज में हेल्प करता है? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या चीज में हेल्प करेगा वो? मार्केट पोजीशन क्रिएट किया, ऑपरेशन कैरी आउट किया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कंपीट करने में हेल्प करेगा। चलेगा? इसके लिए हम तुमको एक लाइन लिखा देते हैं, खाली सिंपल सा लाइन है, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान टू अचीव, नहीं, strategy is a game plan which cops use to achieve objectives, organizational objectives। तो ये लाइन का सेंस नहीं बन रहा, ये लाइन न्यूमरल की तरह यूज कर, सारा कीवर्ड तुमको, गेम प्लान, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और कॉप्स बता सकता है कि कंपीट माने कंपीट, ठीक है। ओ ऑपरेशंस, पी पोजीशन, एस सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। इस तरह से तुमको लर्निंग ट्रिक्स मिलती है, और सिंपल ये सब याद रहेगा, ऐसा कुछ ये सब स्ट्रेसफुल। डन, स्ट्रैटेजी क्लियर, ज्यादा डिस्कशन करके फायदा नहीं है। एग्जाम्पल में तुमको लिखना हो लिख लो, पूरी, बाहुबली और स्टडी प्लान। चलेगा? आ जाओ, इसके पहले मैनेजमेंट। ये सब में टाइम नहीं देंगे, ये क्वेश्चन नहीं बन सकता, ओनली अंडरस्टैंडिंग है, फटाफट करके आगे। हाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें हमने बहुत टाइम देंगे। मैनेजमेंट का दो मीनिंग होता है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट सेंस, सेकंड सेंस, दो मीनिंग है। सिंपल अगर बोले फर्स्ट सेंस में क्या बोलता है, लिख लो ऐसे हिंदी में, व्हाट्सएप लैंग्वेज। बोला टिच मत करना, हिंदी में कौन लिखता है, तुमको यही याद आएगा एग्जाम के पहले। वो लोग जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, व्हाट्सएप लैंग्वेज, समझ गया ना? तो फर्स्ट मीनिंग क्या होता है? जो लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जैसे तुम मैनेजमेंट के डेफिनेशन में आ गए क्या? अगर तुम्हारा स्टडी प्लान का बात करेंगे, तुम यहाँ पे देखा जो विकी कौशल पूरा स्ट्रैटेजी बना के नरेट किया, वो मैनेजमेंट का हिस्सा था, थोड़ी ना पूरा 80 लोग मिलकर स्ट्रैटेजी बना रहा था।
करेक्ट है ना, आया ना, क्लियर। तो वो लोग, और सेकंड सेंस क्या हुआ, जैसे सपोज करो जब तुम आर्टिकलशिप करने जाओगे, तुम्हारा बॉस रहेगा, तब थोड़ा रुकना पड़ा अभी, हाँ फ्लो में बह जाते, वहाँ बॉस तुमको मिलेगा जो को सब अलग अलग वर्ड्स आ रहा है, तो स्वीटली बात करना तो आता ही नहीं है, क्या बोलते हैं, हाँ है ना, तो वो तो मतलब अलग, जितना तुमको पता है वो उससे आगे डेफिनेशन में जा सकता है, और वो तुम्हारा भी नए नए डेफिनेशन निकाल सकता है गाली का, तो वो तुमको मिलेगा। अब वो मैनेजमेंट है क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी बना भी रहा है, लेकिन वो इसलिए भी मैनेजमेंट है कि तुमको कुछ काम सौंपा, तुमको एक टास्क एलोकेट किया होगा, अब वो टास्क हुआ, कंप्लीट हुआ या नहीं, ये किसका काम था, टास्क कंप्लीट करना तुम्हारा काम है, लेकिन टास्क इंश्योर करना कि कंप्लीट हो, ये किसका काम है, उसी मैनेजमेंट का काम है, ये वाला, तो इंश्योर दैट वर्क इज डन बाय, ये दूसरा काम हुआ। तुम पढ़ा होगा ना, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब क्या है, ये सेकंड डेफिनेशन, हम तुमको बता देगा, डोंट वरी। हुआ पहला, तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या हुआ, की ग्रुप, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम समझ लो, जो स्ट्रैटेजी बना रहे किसी भी कंपनी के लिए, आया ना, की ग्रुप हु इज इन चार्ज ऑफ अफेयर्स बिजनेस, क्लियर कर देता है, की ग्रुप इन चार्ज ऑफ बिजनेस अफेयर्स, इसका काम क्या होगा, इंटीग्रेटिंग द रिसोर्सेस। अब जैसे तुम सपोज यहां विकी कौशल वाला एग्जांपल, वो स्ट्रैटेजी बनाया, वो मैनेजमेंट, अब 80 कमांडोज, कोई भी रैंडम 80 ले लिया था क्या, अगर तुम मूवी आगे पीछे भी देखा होगा तो तुमको पता है वो 80 कमांडोज को सिलेक्ट करने के पीछे भी एक रीजन था कि वो उन लोग को ही ले जिनका कोई दोस्त यार भाई जो भी शहीद हुआ होगा उरी अटैक में, ताकि वो एक पर्सनल वेंडेटा वाला गेम खेलेगा, पर्सनल रिवेंज लेने वाला, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक था, इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को साथ में लाना मैनेजमेंट का काम है। एयरटेल बना पाया था क्या, फ्री में सिम कार्ड बांटेंगे, तुमको भी बहुत अच्छा लगा फ्री में सिम कार्ड बांटना है, तुम बना सकते हैं क्या ये स्ट्रैटेजी, क्यों, सच है ना, जियो ये स्ट्रैटेजी बनाया, क्यों बना, कैसे बना पाया, रिलायंस इंडस्ट्रीज का बैकिंग था, और तुमको पता है ये जियो का जो फ्री में कार्ड बांटने वाला स्ट्रैटेजी था, इसका कॉस्ट क्या था, कैसे मान ले, 100 करोड़, 1.5 लाख करोड़ इन 1 ईयर, 1.5 लाख करोड़ एक साल का खर्चा था उसका फ्री में सिम कार्ड बांटने, यानी सिर्फ सिम कार्ड का खर्चा देख रहे तुम, सिम कार्ड तो छोटा खर्चा है, उसके पीछे नेटवर्क डेटा जो तुमको दिन का 1.5 GB दे रहा था, तुम तो खाली स्क्रॉल कर रहे थे, करेक्ट, उसके पीछे वो जो जियो कियोस्क लगाया था, हर जगह कियोस्क लगाने का खर्चा, वो टेक आधार का अंगूठा लिया और सारा काम कर दिया, वो सबका भी तो एक कॉस्ट है, तो वो खर्चा उसका 1.5 लाख करोड़ था, इसके लिए कुछ पैसा ये जियो ही कर सका, एयरटेल भी 300 रुपये पे ला पाया था एज अ रिस्पॉन्स, वो भी जीरो नहीं कर पाया था, जबकि उसका तो मेन बिजनेस ही वही था, पर बिकॉज उसका मेन बिजनेस था इसलिए वो जीरो नहीं कर पाया, बोला हम तो बंद ही हो जाएंगे, अच्छा जो थोड़ा बहुत मार्केट शेयर बचेगा वही रख लेते हैं। आज तुम देखो वही मूव, जो प्राइस लीडर बन गया, अभी भी एयरटेल पहला नहीं होगा प्राइस बढ़ाने वाला, प्राइस जियो बढ़ाएगा, बाकी लोग फॉलो करेंगे, हाँ ठीक है जियो 100 रुपये बढ़ा, अपने 80 तो बढ़ा ही सकते, बन रहा है ना, क्लियर, तो इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेस और सर्वाइवल एंड सक्सेस डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द मैनेजर, मैनेजमेंट तो अनिल अंबानी भी है ना, बट वो भी था, विजय माल्या भी था, बट सर्वाइवल एंड सक्सेस विल डिपेंड ऑन कॉम्पिटेंस यानी क्षमता, अबिलिटी, काबिलियत, एंड कैरेक्टर, मतलब तो तुम्हारा गड़बड़ है, समझ गया ना, कैरेक्टर, चरित्र, कैरेक्टर ऑफ द,
अब यहां बोलने का मतलब है एथिक्स, कैरेक्टर। जैसे रतन टाटा, गुड कैरेक्टर। तो लिख लो तुमको अगर लिखना हो, कॉम्पिटेंस माने एबिलिटी और कैरेक्टर माने एथिक्स या वैल्यूज। तुमको पता है, चलो ठीक है, हम टाटा ग्रुप वगैरह का एग्जांपल लेते हैं। क्लियर हुआ फर्स्ट डेफिनेशन? क्या बोला एक बार वर्ड्स को मैं साथ साथ रिपीट करते हुए चल। इट इज अ मैनेजमेंट माने पहले वो लोग जो स्ट्रैटेजी बना रहे, माने की ग्रुप हु इज इन चार्ज ऑफ बिजनेस अफेयर्स। सेकेंड, इंटीग्रेटिंग द रिसोर्सेज, इनका काम होगा। और थर्ड, सर्वाइवल एंड सक्सेस डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट। यहां तुमको लिखना हो तो ऐसे रनिंग में लिखते हुए चलना साथ साथ। मुकेश अंबानी वर्सेस अनिल अंबानी। तुमको क्लैरिटी रहेगा, एग्जाम्पल से हो जाता है सब कुछ। डन। सेकेंड सेंस, इसमें हम लोग क्या बोल रहे थे, काम कराना, इंश्योरिंग दैट वर्क इज डन। तो इसीलिए यहां इसको देखो क्या बोला, इन्फ्लुएंस प्रोसेस। इन्फ्लुएंस करेगा ना तुम अपने जूनियर्स को काम करने के लिए। अब कुछ है जो, जैसे तुम्हारे घर में तुम देखा होगा कि पापा से हिटलर टाइप है क्या? हाँ, तो किसी कुछ घर में तुम देखा होगा स्ट्रिक्ट अप्रोच होता है, पर 9 बजे खाना खाए तो खाए वरना खाना ही नहीं मिलेगा। और कुछ घर पे लीनियंट चलता है। आजकल वैसे सब लीनियंट हो गए, मम्मी पापा लोग में अकल आ गया है। पहले लेकिन ये अप्रोच बहुत चलता था, खाना खाए तो खाए वरना भूखा सो जाना। तो नहीं, मेरे पहले अकल आ गया उनमें। तो इन्फ्लुएंस प्रोसेस मतलब काम कराने का भी तो मल्टीपल तरीका है ना। कुछ होगा कि रिवॉर्ड पनिशमेंट, काम किया तो रिवॉर्ड, नहीं किया तो पनिशमेंट। को जो हाइक मिलना चाहिए था, सैलरी इंक्रीमेंट था, वो नहीं होगा, या तुमको जो प्रमोशन ड्यू था वो नहीं मिलेगा, तो वही काफी है पनिशमेंट, समझा? और नहीं तो कुछ कुछ जगह मोटिवेशन चलता है। काम नहीं हो रहा तो तुम जाके अपने बॉस से बोल सकते हो कि ये नहीं हो रहा, कैसे करना बताइए। तो तुमको भी पता है वो हेल्प करेगा, कब? जब वो गाली नहीं दे। मैक्सिमम में केस में ऐसा नहीं होता है ना, तो बोलो ना ये तो इट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन एंड टू डायरेक्ट, लोगों से काम कराना है, चलेगा? जैसे इसमें टाटा ग्रुप का एग्जांपल बताता है हम तुमको। एक बार ऐसा हुआ था कि टाटा का फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स है, टाटा स्टील का फैक्ट्री जमशेदपुर, जितने भी वर्कर्स है सब स्ट्राइक पे चले गए। वेजेस को लेके, मैनेजमेंट इश्यूज को लेके वो स्ट्राइक पे चले गए, काम नहीं हो रहा। लॉस किसका हो रहा है? टाटा का, मैनेजमेंट का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही तो इंचार्ज है ना। तो रतन टाटा आए वर्कर्स के साथ, वो भी स्ट्राइक पे बैठ गए, वो भी उनके साथ मोर्चा लगा रहे, नारा लगा रहे। तो उनको तो एक ट्रस्ट आ गया ना उनपे कि ये आदमी हमारा भला ही चाहेगा। तो जब वो साथ में प्रोटेस्ट पे आ गए, यानी वर्कर्स बहुत इजीली उनका बात मान लिए, चलो ठीक है पैसा बढ़ाएंगे लेकिन तुमको काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, इस तरीके का, समझा क्या? और एप्पल का वर्क कल्चर जानता है? तो स्टीव जॉब्स का एक कल्चर सेट किया हुआ है कि अगर तुम लेट आए, अगर 9 बजे का सपोज करो टाइम है, तुम 9:30 बजे आए, तो तुमको गाड़ी खरीद के दे देगा। रीजन तुम ये बोलेगा ट्रैफिक में अटक गया, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिले, ये बोलेगा, तो तुमको गाड़ी का चाबी पकड़ा देगा। स्ट्रेट कल से टाइम पे आना। अगर तुम कल भी लेट हो गए तो तुमको रेजिग्नेशन लेटर पकड़ा, अब और नहीं आना, और गाड़ी का चाबी ले लेगा ऑब्वियसली। माने ये क्वेश्चन हो सकते, चाबी दे देगा क्या, है ना? ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग कल्चर है। तो इसका ये मतलब नहीं कि टाटा का कल्चर इज गुड, एप्पल का कल्चर इज बैड, नहीं। एप्पल उतना पैसा भी देता है तुमको, तो फिर वो मिस्टेक्स के लिए वो जगह नहीं छोड़ेगा। और इसीलिए तुम देखो एप्पल इज एप्पल, आज के दिन इंडिया खरीद सकता है वो, कुछ तो अच्छा कर ही रहा है ना, ठीक है? तो ये मार्क कर लो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोल। इसका मतलब पता है क्या तुमको? प्लान हम लोग ऑलरेडी देख लिए, प्लान बनाना। प्लान बनाने के बाद तुमको सबसे पहले क्या चाहिए? रिसोर्सेस।
रिसोर्सेज के बिना प्लान किस काम का है ना। तो वो हो गया ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग होता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में एक होता है पैसा, दूसरा होता है लोग, मैन पावर, तो हो गया स्टाफिंग। प्लान बनाया, रिसोर्सेज चाहिए तो ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। अब रिसोर्सेज जब आ गया तो लोग काम करेंगे। काम कराना इज डायरेक्टिंग, डायरेक्ट करना कि लोग काम करें, और लास्ट में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंट्रोल। जैसा सोचा था वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे तुम एक वीक का पढ़ने का प्लान बनाया, जैसे सपोज करो अपने 18 क्लास का प्लान बनाए, तब उसमें मेरे मन में तो प्लान क्लियर है ना, 18 क्लासेस है, 5 चैप्टर है, तो मोटा मोटा 4-4 क्लास में अपने को हर एक चैप्टर निपटाना है। इनफैक्ट 3 क्लास में, 3 से 4 क्लास। अगर 3 क्लास के आगे चला गया तो अब हमको जल्दबाजी समझ में आ जाएगा कि इसको थोड़ा रैप करना होगा। बस बता रहे, ऐसा सेंस बना ना। जैसे मन में कंट्रोलिंग भी चलते रहेगा ना कि क्या तुम जो जैसा सोचे थे वैसा प्लान जा रहा है या नहीं जा रहा है। पक्का? आपका वॉइस बीच क्रैक हो रहा, माइक का इशू है। हेलो हेलो, ठीक है, हम एक और माइक है, हम नेक्स्ट क्लास निकाल के रखेगा, बट बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, तुम लोग को माइक का नहीं आएगा, तुम्हारा तो ऐसे मतलब माइक का आएगा बट हम वॉल्यूम कम। हाँ, स्ट्रैटेजी। चलो, डन हुआ क्या? क्लियर हुआ? वो एक बार रिपीट करिएगा मेरे साथ। गुड मैनेजमेंट का 2 डेफिनेशन। पहला, वो लोग जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं यानी की ग्रुप, बोलो ना, की ग्रुप इन चार्ज ऑफ बिजनेस अफेयर्स। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। और थर्ड, सर्वाइवल एंड सक्सेस डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट। इसके बाद सेकंड सेंस, काम कराना, इंश्योरिंग वर्क इज डन। तो पहला वो इन्फ्लुएंस प्रोसेस है टू मेक थिंग्स हैपन एंड टू डायरेक्ट पीपल, काम कराना बेसिक। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा मैनेजमेंट। अगेन इन सबसे लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यू पर आया तो अपना देखा देखा वर्ड्स दिखे। डन। माइक होल्ड करके शायद नहीं होगा, ओके, तो माइक होल्ड करके ही ले लो। अब नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी वर्सेस मैनेजमेंट। अभी बताना हो रहा है कि नहीं, ठीक है। स्ट्रैटेजी वर्सेस मैनेजमेंट, तुम बोलो स्ट्रैटेजी क्या हुआ? प्लान। मैनेजमेंट जो प्लान बना रहा है, क्या ये दोनों सब्स्टिट्यूट है? मतलब ऐसा हो गया कि या तो तुम प्लान बना लो या तुम पढ़ लो, आइदर और होगा क्या? दोनों चाहिए ना। तुम्हारा प्लान तुमको कॉम्प्लीमेंट करेगा, तुमको सपोर्ट करेगा पढ़ने में, कैसा पढ़ना है, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा बार बार, है ना। और तुम प्लान बना रखे हो तो तुम बेटर तरीके से पढ़ पाओगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऐसा हो रहा है ना, रिलेशनशिप की तरह, यानी वो वाला, ये वाला बुक्स वाला रिलेशन। देन तो देखो, स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट, बल्कि स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द टॉप मैनेजमेंट। क्या चीज का फ्रेमवर्क? सुना होगा, स्वॉट एनालिसिस। एस, स्ट्रेंथ्स। फ्रेमवर्क हमको बताता है कि अपना स्ट्रेंथ क्या। जैसे तुम भी जब स्ट्रैटेजी बना रहे तो तुम, कुछ लोग हैं जो सुबह उठ के पढ़ सकते हैं, कुछ लोग हैं जो रात को देर तक पढ़ सकते हैं, कुछ लोग हैं जो दोनों कर लेते हैं और जल्दी सलट जाते हैं, कुछ है जो दोनों नहीं करते। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, करेक्ट है ना। तो तुम अगर जल्दी उठ के पढ़ सकते हो तो तुम स्ट्रैटेजी कैसा बनाएगा? जल्दी उठ के पढ़ने वाला, है ना। तो वो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाया। वीकनेस, तुमको भी पता है देर रात तक तुम जग नहीं सकते, तुम वैसा स्ट्रैटेजी ही बनाओगे। तुमको पता है तुम्हारा वीकनेस है थ्योरी, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको तुमको टैकल करना पड़ेगा, है ना। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, इस पे हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे चैप्टर 2 में। स्ट्रेंथ्स और वीकनेस कुछ इंटरनल हो जाता है
अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल है। जब जियो आया तो एयरटेल के लिए थ्रेट था, और जियो क्यों आया? क्योंकि उसको टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक अपॉर्चुनिटी दिखा, और वो इसलिए भी आया कि मुकेश अंबानी का स्ट्रेंथ था टेलीकॉम। बिफोर डिवीजन तुमको पता है रिलायंस का पहले भी टेलीकॉम था, स्मार्ट बोल के, रिलायंस स्मार्ट, तो वो मुकेश अंबानी ही संभालते थे। बट वो जब उनका डिवीजन हुआ तो वो चला गया अनिल अंबानी के पास, तब वो टेलीकॉम तो उनसे छूट गया ना। तो ऐसा था, टेलीकॉम मतलब उनका कोर स्ट्रेंथ था। देख लो, रिलायंस टेलीकॉम जियो बनाया, अभी जियो रिलायंस को ड्राइव कर रहा है, जियो फंडिंग पावर बन गया है। तो अगेन ये सब ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल एमसीक्यू टाइप्स। स्ट्रैटेजी इज नो सब्सटीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, वो तुमको एक फ्रेमवर्क देगा काम करने चलेगा और हेल्प करेगा स्वॉट एनालिसिस। डन डन डन, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, जो लर्न करना वो तुमको बताएगा। नेक्स्ट, क्या तुम एक परफेक्ट फ्लॉलेस स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? बोलो ना, क्या तुम एक परफेक्ट फ्लॉलेस स्ट्रैटेजी बना सकते हो? वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? स्ट्रैटेजी इंसान बना रहा है, और इंसान जहां है वो चीज परफेक्ट नहीं, सीधा बात है। हाँ हाँ, तुम एंटिसिपेट करे, फोरकास्टेड है ये, यू कांट फोरकास्ट एनीथिंग। तुम फोरकास्ट किया एक दिन में 18 घंटा पड़ेगा, तुमसे पढ़ा ही नहीं हो रहा है, क्या करेगा? वो ऑब्वियसली 14 ही हो पाएगा ना, 18 होता नहीं। हाँ, हम भी नहीं पढ़ पाए। हाँ, एस्टिमेटेड, फोरकास्टेड। तो 12-13 आवर्स का लेट से तुम स्ट्रैटेजी बनाया, अब नहीं अगर पढ़ाई हो रहा तो क्या करेगा? एरर सेंस बना, बोला यही तो डेली होता है। तो स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट या फ्लॉलेस। ऑब्वियस सा बात है, वो फ्लेक्सिबल और प्रैग्मेटिक होगा। प्रैग्मेटिक समझा? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बोले तो उसमें पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस और अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स का भी स्कोप होना। ये जब हम लोग भी तुमको स्ट्रेटजी बना के देंगे, हम तो आगे स्ट्रेटजी का डिस्कशन करेंगे, तो उसमें भी हम तुमको ना हाफ डे फ्री छोड़ देगा। क्यों फ्री छोड़ेगा? कि जो तुम 6.5 दिन पढ़ा, ऑब्वियस सा बात है कुछ तो लैग रह जाएगा, कुछ बैकलॉग्स रह जाएगा, तो वो बैकलॉग्स भी तो तुमको क्लियर करना होगा ना, क्योंकि तुम भी इंसान हो, तो उसके लिए आधा दिन का। तो वैसा मिसकैलकुलेशन और अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स के लिए स्कोप होना चाहिए उसमें। पक्का? ये सब से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्वेश्चन आएगा इधर से, इसको मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। जितना तुम इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, मेरा देखो ट्राई यही रहता है कि पूरा पेपर इसी इंपॉर्टेंट से आ जाए, कुछ एक दो क्वेश्चन नहीं आया तो अलग बात। तो मतलब तुमको भी पता है, जब तुम पढ़ रहे तुम बैठ के रटा व्हाट इज स्ट्रेटेजी, फायदा नहीं, उसको रीड मानना है। जैसे अगर अपने रिवाइज करेंगे, ऐसा रिवाइज करने व्हाट इज स्ट्रेटेजी, सीधा ये लाइन पढ़ा, स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान विच कॉप्स यूज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो गेम प्लान, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कॉप्स में सी कंपीटेंस, compete, O operations, P पोजीशन, मार्केट पोजीशन, S सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। डन स्ट्रेटेजी, आगे बढ़ जाओ। मैनेजमेंट, तो दो डेफिनेशन, क्या क्या? जो प्लान बना रहे हैं और काम कराना, इंश्योरिंग दैट वर्क इज डन। तो पहला, की ग्रुप इंचार्ज ऑफ बिजनेस अफेयर्स, इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज इनका काम है, और सर्वाइवल सक्सेस डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट। देख के रीड किया, बस रीड कर रहे हैं। सेकेंड आ जाओ, इट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस, और इसका काम है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। आगे चला गया। फिर स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट, वो एक फ्रेमवर्क देता है। नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी, वो कभी परफेक्ट या फ्लॉलेस नहीं हो सकता, फ्लेक्सिबल प्रैग्मेटिक होगा, देयर हैज टू बी स्कोप फॉर मिसकैलकुलेशंस एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट। 5 मिनट में भी नहीं, दो पन्ना ऐसा पढ़ना है, इतने नहीं, आधा घंटा एक पेज लेके बैठ गया, सेंस बना। टाइम किधर देना है, ये सब में 5 नंबर का क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, वो हम तुमको बताता हूँ। परफेक्ट।
स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। अभी इससे 2 मार्क का एमसीक्यू बना था, तुम बोलो क्या होता है प्रोएक्टिव? अभी क्लैरिटी है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोएक्टिव? मतलब एक अप्रोच है कि तुम कुछ सोचो, एक अप्रोच है 100% प्रोएक्टिव होना, माने तुम बोला हम सोचें जैसा वैसा ही होगा, कुछ चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, दैट इज 100% प्रोएक्टिव। एक होता है 100% रिएक्टिव होना, बोला देखते जैसा होगा होगा। एक होगा एक ब्लेंड बोले तो कुछ सोच के काम करा और फिर जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे तुम चेंजेस को इंप्लीमेंट कर रहे हो। बेस्ट अप्रोच क्या होगा? थर्ड वाला। अब फॉर एग्जांपल 100% प्रोएक्टिव होना क्या हो गया? जैसे एयरटेल, जियो आया मार्केट में, लेकिन एयरटेल अपना अप्रोच नहीं बदलता, तो क्या हो जाता? वो अड़ियल जिसको बोलता है ना, ढीठ, मम्मी बोलती प्रोएक्टिव, वो 100% प्रोएक्टिव हो गया। इधर क्या बोला? मतलब ऑब्वियसली अगर वो दिन उस समय महीने का 1.5 GB देता था, याद है तुमको वो टाइम? फोन था तुम्हारे पास? जस्ट आया ही था। हाँ, अगर नहीं तो हम बताता कैसे उधर काम होता था। उसमें हम लोग डेटा ऑन, व्हाट्सएप में टिक पड़ा डेटा ऑफ, ऐसा राशन की तरह। इंस्टाग्राम पॉसिबल ही नहीं था, रील स्क्रॉल करना। 1.5 GB तो दिन में कम पड़ता है। आज के दिन में कितनी बार मैसेज आ जाता है 100% डेटा यूज, पता है ना? तो जो महीने में 1.5 GB, अगर अभी तुमको कोई दे दे बोलेगा मेरे से जायदाद ले ले लेकिन दिन का 1.5 GB दे। अब उसमें वो महीने का 1.5 GB दे रहा था, जियो दिन का 1.5 GB देने लगा। अगर वो स्ट्रैटेजी नहीं बदलता, प्रोएक्टिव रही जाता, तब सलट जाता है ना? क्लियर ना? ट्रू फॉल्स? ट्रू। यानी उसको रिएक्टिव होना पड़ा। क्यों रिएक्टिव हुआ? क्योंकि कुछ तो कॉम्पिटिटर ऐसा आ गया कि अब अपना स्ट्रैटेजी बदलना पड़ेगा। तो फिर वो बदला, वो दिन का 1.5 GB देने लगा। और दिन का, चलो पैसा वो फ्री नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसा भी नहीं बदल सकते कि वो कंपनी बंद हो जाए। बोला हम दिन का 1.5 GB कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए बेर मिनिमम ₹100 मेरे को चार्ज करना पड़ेगा। अब जिसको जमता वो रखा, तो नहीं जमता वो पोर्ट करा लिया। नहीं तो बात है फिर तो परफेक्ट। हाँ, सेंस बना। और व्हाट इज रिएक्टिव? कोई 100% रिएक्टिव होता है तो क्या होता है? ये तुम देखो, जैसे सपोज करो सैमसंग वो ऐसा फोल्ड स्क्रीन वाला फोन बनाया, तो सैमसंग बनाया क्योंकि इसके स्क्रीन में मोनोपोली है, वो प्रोएक्टिव है। अगर स्क्रीन्स का बात करें, 95% मार्केट शेयर, तुम लैपटॉप स्क्रीन, लैपटॉप छोड़ दो, आईपैड स्क्रीन देखो, टीवी स्क्रीन देखो या फोन स्क्रीन देखो, वो सब सैमसंग ही मोनोपोली में चल रहा है। सैमसंग का फोन भले ही बहुत ज्यादा नहीं बिकता होगा, लेकिन स्क्रीन एप्पल भी सैमसंग से खरीदता है। तो यानी प्रैक्टिकली हर फोन में सैमसंग का स्क्रीन, तब वो प्रोएक्टिव है, उसका स्क्रीन का उतना फोर्टे कि वो फोल्ड फोन बना सकता है। अब क्या उसको देख के कोई कॉपी नहीं करेगा? करेगा ना, आज नहीं तो कल कॉपी होएगा ही होएगा। वो हो गया 100% रिएक्टिव। बोला हमको R&D नहीं करना है, कोई नया टेक नहीं बनाना है, जो कोई और कंपनी करेगा अपने वही टेक कॉपी मार लेंगे। कोक पेप्सी तो रंग मैच करता है दोनों का, ऑरेंज दोनों में है, क्लियर दोनों में है, 7 अप स्प्राइट, काला दोनों में है और ग्रे भी दोनों में है, लिम्का, पानी भी दोनों में है, जूस भी दोनों में है, क्या चीज, चीनी भी दोनों में है, और बिना चीनी भी दोनों में है। सेंस बना? यानी ये प्रोएक्टिव रिएक्टिव चलता रहेगा। कोविड क्लासिक एग्जाम। कोविड से पहले तुम बहुत कुछ स्ट्रैटेजी बनाया होगा, हर बिजनेस अपना कुछ स्ट्रैटेजी बनाया होगा। कोविड आके हर एक जन का स्ट्रैटेजी पलट दिया है या ना? लोग भी स्ट्रैटेजी बना के रखे थे। कोविड से पहले मस्त एकदम ऑफलाइन क्लास चलता था, दिन में 4 बैच लेना पड़ता था, 8:30 से 10:30, 11 से 1, 2 से 4, 5 से 7, 4 बैच। कोविड आया तो उस समय ऑनलाइन का कुछ वो ही नहीं था, ना तुम्हारा एक्सेप्टेंस था, ना हम लोग को कंफर्ट आता था ऑनलाइन में कोई कैसे पढ़ेगा। कोविड आया तो बाय डिफॉल्ट तुमको ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ा। अब हम लोग अगर सोचो अड़ जाते कि नहीं ऑनलाइन तो देंगे ही नहीं,
ऑफलाइन ही क्लास होगा। तो रिएक्टिव होना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू, क्लियर? हाँ या ना, ऐसा ही है। तो स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली प्रोएक्टिव बोले तो फोरकास्ट करके सोच समझ के पहले से एंटिसिपेटेड काम करना, और रिएक्टिव बोले तो जैसे कुछ चेंज आया अकॉर्डिंगली चेंज हो जाना। पूरी का एग्जांपल देखा ही था, डन, क्लियर है? बस इसको हाँ, एयरटेल जियो वाला एग्जांपल तुमको बता ही दिया, प्रोएक्टिव सेंस बना तो हाँ या ना। देखो बेस्ट केस क्या होता है, कंपनी का जो स्ट्रैटेजी है इट हैज टू बी अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस, कुछ तो सोच समझ के स्ट्रैटेजी होना चाहिए ना, ऐसा भी नहीं कर सकते कि जैसे जो होगा देख लेंगे, एक ब्लेंड होना चाहिए। प्रोएक्टिव एक्शंस टू इंप्रूव मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, नया मार्केट में जाता है, किस लिए जाता है? पैसा कमाना है। को नहीं तुम देख लो, कुछ चेंज नहीं करता है, कुछ नहीं मिला तो कैमरा का जगह चेंज कर देगा और नया मॉडल ला देगा। क्यों लाएगा? और लोग को ये बात मालूम है, फिर भी खरीदेंगे, जाके खरीदेंगे। स्टेटस चल ठीक है बोल सकता है, बट अब स्टेटस वो बचा नहीं वैसे तो, कि अब एप्पल बहुत कॉमन हो गया इंडिया में। एक मेजर रीजन है एप्पल का सिक्योरिटी, के लिए एप्पल चलता है। तो वो वाला एक चीज है, ये सब क्यों किया जा रहा है इंडिया में? वो इतना जो बड़ा, आज से 4 साल पहले इंडिया में इतना नहीं चलता था एप्पल, बट कुछ तो वो भी स्ट्रैटेजीज कर रहा है ना। अब तुमको डिस्काउंट्स मिलता है एप्पल पे भी, अब डिस्काउंट्स तुमको मिलने लगे। फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल देखो, सबसे पहले आईफोन का सेल होता है, उसके वजह से लोग फ्लिपकार्ट का ऐप खोल रहे हैं। और इसलिए इनफैक्ट ये केस स्टडी भी था, मेरा फ्रेंड एक है एप्पल में, फ्रेंड वाया में, उससे हम पूरा ये केस समझा कि एप्पल में काम कैसा चल रहा है। एप्पल का ऐसा सप्लायर पावर है कि नॉर्मली तुम सोचेगा अगर किसी दुकान में तुम कुछ खरीदने गए, बार्गेनिंग पावर किसका होना चाहिए, तुम्हारा कि उसका? कस्टमर का। एप्पल में एप्पल का चलता। अगर कोई रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर छोटा मोटा छोड़ दो, अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी उससे फोन खरीदने गया है, बल्क में खरीद के बेचेगा ना, तो एप्पल फ्लिपकार्ट का भी नहीं बोला तुमको फोन बेचना है, तुम मेरा सुनो, तुमको मेरा फोन बेच, तो वो डिस्काउंट नहीं देगा। तो जो वो बिग बिलियन डे सेल पे जो तुमको डिस्काउंट दिख रहा है, दिस इज नॉट बॉर्न बाय एप्पल, दिस इज बॉर्न बाय फ्लिपकार्ट। वो कैश बर्न कर रहा है, उसका खरीदने का अगर कॉस्ट प्राइस है 65,000 रुपया, वो तुमको बेच रहा है 60,000 रुपया में। इतना तो लॉजिक हमको भी मालूम है कि ऐसा नहीं बेचने का, फिर भी वो बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? कस्टमर अक्वायर करने, कस्टमर दोगला होता है, तुरंत बदल जाएगा, जहां उसको कम दिखा वो वहीं जाएगा। तो सही बोला, मजाक कर रहा था, सही बोला एकदम। वो इसलिए बेच रहा है कम दाम में कि ये 5,000 का अगर अपने कैश बर्न करते हैं, 5,000 का नुकसान सहन करते हैं, तो इस 5,000 के बदले एटलीस्ट कस्टमर फ्लिपकार्ट के ऐप पे तो आए। मेरे को वही करना है, उनको फ्लिपकार्ट के ऐप पे लेके आना है, और उसके बाद और पुश मार्केटिंग करेंगे। तुम देखो ऊपर में डील चलाता रहता है, अनलॉक डील्स एट एवरी आवर, ऐसे अलग अलग डील्स खुलता रहता है, तो तुमको मोटिवेट करेगा कि ऐप पे रुको या बार बार आओ। तो दिस इज प्रोएक्टिव। तो क्यों किया जा रहा है प्रोएक्टिव एक्शंस? टू इंप्रूव मार्केट पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। बट कुछ तो अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स हो सकता है। अनएंटिसिपेटेड मतलब जो तुम सोचे नहीं, जो तुम नहीं सोचे, ऐसा कुछ मार्केट में चेंजेस आ सकता है, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, या कोई फ्रेश मार्केट कंडीशन आ जाए, कोई नया मार्केट ओपन अप हो जाए। जैसे इंडिया 1991 एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब उसके पहले इंडिया में कोका कोला नहीं बिकता था, तो 1991 में कोका कोला के लिए एक फ्रेश मार्केट हुआ ना, इंडिया ओपन अप हो गया, अब इंडिया में जाएंगे बेचेंगे।
के बाद ही वो थम्सअप को अक्वायर किया। तब इंडियन ब्रांड था, मालूम, तब इंडियन ब्रांड था। कोका कोला इंडिया आया, बेच रहा है उसका प्रोडक्ट, पेप्सी इंडिया आया, बेच रहा है उसका प्रोडक्ट। इंडियंस का एक स्पेसिफिक टेस्ट सेट था थम्सअप में। थम्सअप उसको क्रैक करके बैठा था। कोका कोला बोला 150 करोड़, 150 नहीं था, 100 करोड़ का जनता है, छोड़ नहीं सकता, तो थम्सअप को अक्वायर करो, उसके थ्रू इंडिया में ब्रांड सेट। और तुम देख लो आज भी इंडिया में कोका कोला इज बिगर देन पेप्सी, बट कंपनी वाइज पेप्सी इज बिगर देन कोका। हाँ ना, पीछे हम तुमको नोट करा देगा एग्जाम्पल, बट सुनते हुए चलो। डन। तो क्या था, कंपनी का स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए? ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस एंड रिएक्शंस। प्रोएक्टिव एक्शंस किस लिए होगा? मार्केट पोजीशन और परफॉर्मेंस को बेटर करना, टू इम्प्रूव। और रिएक्शंस कब आएगा? जब कोई अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट है या कोई फ्रेश मार्केट कंडीशन। चलेगा? बोलो ना। प्रोएक्टिव का दूसरा नाम एंड स्ट्रेटेजी। ऊपर वाले को पॉइंट नंबर 1 मार्क कर ले, ये जो है ना, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। प्रोएक्टिव का दूसरा नाम प्लान्ड, रिएक्टिव का दूसरा नाम अडेप्टिव स्ट्रेटेजी बोलते। यहां अडेप्टिव रिएक्शन लिखा है, आगे तुमको अडेप्टिव स्ट्रेटेजी चलेगा। इसमें यहां पे पूरा लिख ही लो। प्रोएक्टिव का दूसरा नाम होता है प्लान्ड या इंटेंडेड। इंटेंडेड समझते हैं ना, हमारा इंटेंशन क्या है, प्लान्ड या इंटेंडेड स्ट्रेटजी। और रिएक्टिव स्ट्रेटजी को हम लोग बोलते हैं अडेप्टिव स्ट्रेटजी। चलेगा? बना यहां तक? ये लो थर्ड, बस ये लास्ट टॉपिक है। थर्ड वाला देखो, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी कैसे बनाए। तो जब आया ना, श्योर तुम सोचो 1.5 लाख करोड़ का वो बेट कर रहा है। अगर कोई फ्री में भी सिम कार्ड ना खरीदा तो 1.5 लाख करोड़ का स्ट्रेट नुकसान। वो तो इस चीज पे बेट किया ना कि हम आज के दिन अगर फ्री में सिम कार्ड बांट रहे हैं तो कल को वो पैसा देंगे। अगर कल को वो पैसा नहीं दिए तो क्या इतना बड़ा रिस्क है ना। वो कोई बॉन्ड थोड़ी तुमसे साइन कराया था, आज ले रहे कल देगा ना पैसा। पैसा साइन कराया था क्या? तो वो तो ट्रस्ट पे चला गया, आया ना। तो बस यही चीज है। बट फिर भी वो जियो क्यों लॉन्च किया? कि मुकेश अंबानी पहले भी टेलीकॉम में काम कर चुके हैं, उनको पता है कि हमको पता है इंडियन कंज्यूमर माइंडसेट क्या है, टेलीकॉम इंडस्ट्री कैसे चलाना है। प्रीवियसली कुछ वो अच्छा स्ट्रैटेजीज किए हुए हैं, तभी उनको कॉन्फिडेंस था ना। इतना बड़ा बेट कौन ले लेगा भाई? लाइन सी क्यों ना हो, 1.5 लाख करोड़ का नुकसान तो उसको भी लेने में दिक्कत आएगा। और इनफैक्ट तुमको पता है जब जियो का स्ट्रैटेजी आया था तो आज के दिन तुमको सुन के बहुत वाव लगेगा, क्योंकि अब अपने को पता है कि ये इतना हिट हो गया। उस समय जब आया था तो लोग बोलते अरे क्या रही है, ब्रांड का शेयर प्राइस 20-30% नीचे गिर गया था जियो के स्ट्रैटेजी लॉन्च के बाद। तो ट्रस्ट ही नहीं था कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। कल क्या रहा है, कल को पैसा नहीं दिया तो देखो। तो जो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है वो कैसे बनता है? फ्रॉम प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शन। पास्ट में तुम कुछ अच्छा करके रखे हुए, तुमको भी पता है मेरा स्ट्रेंथ क्या, स्ट्रेंथ्स। फ्रॉम प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस विच आर वर्किंग वेल, हमारे फेवर में काम कर रहा है, करेक्ट या नहीं? तो फिर अगर तुमको कुछ नया इनोवेट करना है तो क्या ये भी पॉसिबल है? इनोवेट भी तो कर सकते हैं ना। तो उसमें क्या करेगा? न्यूली लॉन्च्ड मैनेजरियल इनिशिएटिव्स, कोई नया इनिशिएटिव आ जाए। ये दो तरीके से प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी आ सकता है। क्या क्या बोलो बोलो बोलो। पहला प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस या विच आर वर्किंग वेल, या फिर न्यूली लॉन्च्ड मैनेजरियल इनिशिएटिव्स, इससे प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बना। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा जरूरी नहीं है हर बार यही फॉलो होगा। तो देखो, जब मार्केट या कॉम्पिटिटिव कंडीशंस टेक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, तो तुमको एक रिएक्शन या एडजस्टमेंट
यही चाहिए। थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी का पॉइंट, और फिर ये रिएक्टिव वाला पॉइंट, और लास्ट में कंक्लूजन, क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी माने स्ट्रैटेजी बनाना इज अ पार्ट ऑफ, मतलब इट इन्वॉल्व्स बोथ प्रोएक्टिव या इंटेंडेड स्ट्रैटेजी एंड रिएक्टिव या अडेप्टिव स्ट्रैटेजी। क्लियर हुआ? अब इतना तुम अभी लर्न तो कर लिया, वर्ड्स भी लर्न हो गया, एक बार रीड करते में साथ साथ पढ़ो। समझा क्या तुमको? यहां पे ना थोड़ा रफ में एग्जांपल्स लिख लो। पूरी, जियो एंड एयरटेल, और बोलो, फीवर while studying, कोविड, जब में लोगों को अपना स्ट्रैटेजीज बदलना ही पड़ा था। सही है? एक बार रिपीट करो मेरे साथ साथ। पहला 4 पॉइंट, सबसे पहला, इट इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एक्शंस। प्रोएक्टिव एक्शंस के लिए टू इंप्रूव मार्केट पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और रिएक्टिव रिएक्शंस किस लिए? अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट या फ्रेश मार्केट कंडीशंस कुछ आया तो। करेक्ट। सेकंड, इसका अलग अलग नाम, प्रोएक्टिव का प्लान्ड या इंटेंडेड, और रिएक्टिव का अडेप्टिव। थर्ड, प्रोएक्टिव कैसे बनता है? प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस जो वर्किंग वेल है, या नहीं तो न्यूली लॉन्च मैनेजरियल इनिशिएटिव्स। और रिएक्शंस कैसे आएगा? कुछ मार्केट कॉम्पिटिटिव कंडीशंस में अनएक्सपेक्टेड टर्न आया तो अपने को क्या चाहिए? रिएक्शन या एडजस्टमेंट। तो कंक्लूजन, क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स बोथ प्रोएक्टिव या इंटेंडेड स्ट्रैटेजी एंड रिएक्टिव या अडेप्टिव स्ट्रैटेजी। परफेक्ट। 5 मार्क क्लियर क्वेश्चन। अगर कम पड़े तो इधर तुम डायग्राम भी ले लो, डायग्राम बना देना। इधर स्पेस जो छोड़ा हुआ है ना उसमें बनाना है। पहले ऐसा 2 बॉक्स बनाओ, थोड़ा सा बड़ा बॉक्स, कोई बात नहीं, तुम छोटा बॉक्स बना दिए चलेगा। तुम बॉक्स के आजू बाजू में लिख लो बस। इसमें लिखो प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस या न्यूली लॉन्च्ड मैनेजरियल इनिशिएटिव। ठीक है, इससे क्या मिलेगा? बोलो ना। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, और फिर क्या आएगा? प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस, न्यूली लॉन्च्ड मैनेजरियल इनिशिएटिव, तो छोटा छोटा में लिखा। और फिर क्या आएगा? अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स, या तुम इसको अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट कर सकता है, और फ्रेश मार्केट कंडीशन। कीवर्ड्स पे कंफर्ट आ रहा है ना? बस ये कीवर्ड्स ही तुम देखो, पूरा पूरा मार्क भी नहीं कर रहे, कीवर्ड्स है उसको ज्वाइन करते। क्या रहेगा? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, और ये दोनों मिलके एक्चुअल स्ट्रैटेजी। और ये सब डायग्राम्स तुम आराम से पेपर में ड्रॉ कर सकते। 30 सेकेंड लेके सिंपल पेंसिल से ड्रॉ कर दिया, मोर देन इनफ। चलेगा? परफेक्ट। एफईजी बोलो ना। कह रहे यहां तक? आज के लिए अपने यहीं रुक जाएंगे और नेक्स्ट क्लास इससे कंटिन्यू।
ठीक है। हाँ कल वो बुक्स नहीं अभी, कि कल बहुत परसों करते हैं अपने, आज मंडे है ना, वेडनेसडे 8:30 और फिर अपना डेली कर देंगे। हाँ कि कल बहुत जन एडमिशन लिया तो उन लोग को बुक पहुंचने में 1 दिन लग जाएगा, तो वेडनेसडे जिसका भी बैकअप है तो कर ही लेगा, अगर कोई जो नहीं किया उन लोग को बोल देना, अपलोड आज हो जाएगा वेडनेसडे, लेकिन अपना फिर डेली चलेगा। तो तुम उस समय फिर मिस मत करना कि 1 दिन भी मिस किया तो तुम्हारा बैकलॉग पूरा लग जाएगा। कल नहीं है कि बुक्स पहुंचेगा लोगों को, वेडनेसडे से अपना पूरा 6 डेज फिर चला देंगे। वीक में 1 दिन टेस्ट होगा, तो वो 1 दिन टेस्ट का हम तुमको शेड्यूल दे देगा जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, और बाकी अपना रिमेनिंग अगर टेस्ट हुआ 1 दिन तो 5 दिन एवरी डे चलेगा। हाँ मेजरली अपना फेब में खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ टाइम अगर कुछ भी चेंज हो हम तुमको अपडेट दे देगा टेलीग्राम ग्रुप में, डोंट वरी, हम आज बात कर लेते हैं। हाँ चलेगा।